नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे दोस्तों। मैं आपका साथी राजगौरव सिंह फिर आपके लिए एक नए अध्याय के साथ, नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो को लेके आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला ये जो चैप्टर है इसका पूरा फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें देखेंगे। ये हमारे एग्जाम में इस चैप्टर से कम 7 से 8 नंबर जो है फिक्स हमारे हो जाएंगे। चाहे एमसीक्यू क्वेश्चंस हो, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो, ये क्वेश्चन आपके जरूर सॉल्व हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों, चलिए हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। आइए इस टर्म को समझते हैं और अपने एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, क्रिस्टल क्लियर, जिससे हमारे एग्जाम में जब भी हम प्रश्न को अटेंड करें तो हमें कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है। और लास्ट में आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, मैं आपको वो चीज भी बताऊंगा कि आप इस प्रेजेंट टाइम में बोर्ड का स्ट्रेस लेकर कितना ज्यादा आप स्ट्रेस फील कर रहे होंगे, उससे कैसे हम बचा जाए। तो उसका भी मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, कैसे आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करें जिससे आपकी कंटिन्यूअस से ग्रोथ होती रहे। ठीक है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि देखो, पढ़ाई करिए, ठीक है। और ये सोचिए कि आप एक एक दिन कुछ न कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, चीजें भूल जाया जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं है, जब आप एग्जाम में जाएंगे, जब उस चीज को पढ़े रहेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है। अभी आप पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए। अब रुकना नहीं है दोस्तों, अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जब तक मंजिल हासिल न हो तब तक हमें रुकना और थकना नहीं है। तो साथियों, हाथ बढ़ाए जाओ, कलम बढ़ाए जाओ, पढ़ते जाओ और खूब प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है दोस्तों, इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्या होता है, आइए बात करते हैं। इनहेरिटेंस और हेरिडिटी का मतलब क्या है। कि ऐसा प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस या हेरिडिटी से कहते हैं। हेरिडिटी का दैट मीन्स ये होता है दोस्तों कि कोई भी एक कैरेक्टर, यानी जिसे हम लक्षण कहते हैं, जैसे हमारे आंख के बनावट की लक्षण, चाहे हमारे बिहेवियर का लक्षण, चाहे हमारे शरीर की बनावट की जो भी अंग का जो लक्षण है, वह एक पीढ़ी यानी कि हमारे माता से दूसरे पीढ़ी यानी उनके बच्चों में स्थानांतरित होती रहती है, जाती रहती है। ट्रांसफर होने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इसका सिंपल डिफिनेशन कि प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, इसे ही हम लोग इनहेरिटेंस यानी हेरिडिटी कहते हैं। कि ऐसा कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट से जनरेशन टू जनरेशन हमें मिलता आ रहा है। और बात करते हैं कि जैसे ही इनहेरिटेंस ये जो कैरेक्टर आते हैं, इस कैरेक्टर की वजह से हमारे अंदर देखने को मिलते हैं वेरिएशंस। क्या होती हैं वेरिएशन? द डिफरेंसेस इन ट्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ प्रोजेनी फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम देयर पेरेंट्स और कॉल्ड वेरिएशन। कि अगर आपके जो पेरेंट्स हैं, सपोज करिए कि जो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स, ठीक है। अब पेरेंट्स, कुछ कैरेक्टर हमारे पिता से, कुछ कैरेक्टर हमारे माता से, यानी कि 50% कैरेक्टर पिता से, 50% माता से जब हमारे अंदर आते हैं, तो जो इंडिविजुअल हम लोग बनते हैं वो 100% वाले इंडिविजुअल बनते हैं। तो यानी कि आधा लक्षण जो है हमारे पिता का है और आधा लक्षण हमारे माता श्री का है, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो लक्षणें प्रदर्शित होंगी वह 50-50%, आधा हमारे पिता का, आधा हमारे माता का लक्षण होगा। तो इसके वजह से 50-50 आने की वजह से क्या होगा कि ये अपने जनक यानी जो पेरेंट्स हैं इनसे डिफरेंस होगा, अलग दिखेगा। इसी को अलग दिखने को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है।
तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट से बच्चे के अंदर, इसे हम लोग इनहेरिटेंस हेरिडिटी कहते हैं। और इसके वजह से जो कैरेक्टर उत्पन्न होती है, जो अपने पेरेंट से अलग बनाती है, इसी लक्षण को हम लोग वेरिएशंस कहते हैं। ठीक है। तो इससे जेनेटिक्स का डिफिनीशन क्या बनता है साथियों? डिफिनीशन ये बनेगा कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है। तो आइए इस जेनेटिक्स पे हमारे विज्ञान, हमारे साइंस के अंदर मेंडल ने क्या प्रयोग किए थे, मेंडल के सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट का जो सबसे ज्यादा डिमोन्स्ट्रेशन दिया गया है, उनको महत्व दिया गया है, आइए उनके बारे में समझते हैं। मेंडल ने ही आनुवंशिक यानी जेनेटिक्स का नींव रखा। इसी वजह से मेंडल को जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। फादर्स ऑफ जेनेटिक्स जो है वो हमारे मेंडल दादा कहलाते हैं। मैं तो इन्हें भाई दादा कहता हूँ, आपको भी दादा कहने चाहिए, क्योंकि हमारे दादा परदादा के जमाने की ये है, उनसे भी आगे। ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म जो है 1822 1884 में हुआ, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। इसलिए नहीं कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, भी कहते हैं क्योंकि इनका जो वर्क था, जो इनका काम करने का जो तरीका था, जिसपे इन्होंने इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया, इसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट विद गार्डेन पी, जिसका नाम था पाइसम सटाइवम, यानी जिसपे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उस पौधे का नाम था पाइसम सटाइवम। ठीक है दोस्तों। इन्होंने ही कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन की एक प्रोसेस होती है कि पराग के कण स्टिग्मा पे जाके लैंड करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन अगर यही पॉलिनेशन की प्रक्रिया अगर ह्यूमन अपने अनुसार कराए, तो इसे हम लोग आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं, या फिर इसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट था यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी, यानी ऐसी वेराइटी जो शुद्ध पौधे हों, यानी प्योर प्लांट हों। ठीक है, उसमें कोई अशुद्धियां नहीं हो। तो हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स एज सोन इन फिगर, इस फिगर के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि यही कैरेक्टर जो है, ये जो ट्रेट है, ये प्योर ट्रेट है, इसमें कोई अशुद्धियां नहीं पाई जा रही हैं। ही ऑब्जर्व वन ट्रेट एट अ टाइम, इन्होंने एक टाइम पे एक ही ट्रेट का पता लगाया। इन्होंने हाइब्रिडाइज प्लांट विद अल्टरनेट फॉर्म्स और सिंगल ट्रेट, जिसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। द सीड दस प्रोड्यूस वेयर ग्रोन टू डेवलप इनटू द प्लांट ऑफ फर्स्ट फीलियल जनरेशन, उसे हम लोग फीलियल जनरेशन यानी F1 प्लांट कहते हैं। कि जैसे आपके दादा हैं, दादी हैं, उनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए आपके पिताजी, वो क्या है, प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन है। अब उसी फर्स्ट जनरेशन में आपके पिता का शादी जब आपके माता जी से हुआ, तब आपका जन्म हुआ, तो आप हैं सेकेंड जनरेशन। आपकी शादी जिस लड़की से होगी, उसके बाद जो आपके बच्चे होंगे वो तीसरी जनरेशन होंगी, उसका जो बच्चा होगा वो फोर्थ जनरेशन, उसके बाद फिफ्थ जनरेशन। तो ये जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चे हैं, जो अपने माता पिता से जन्म लेते हैं, इन्हें ही हम लोग जनरेशन कहते हैं। पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन और चौथा। तो मेंडल जो दादा थे, इन्होंने द्वितीय पीढ़ी तक अपना एक्सप्लेनेशन दिया। और मेंडल देन सेल पॉलिनेटेड द F1 प्लांट टू जनरेट प्लांट्स ऑफ सेकेंड फिलेंस। सिंपल बात कि जब माता पिता का जब क्रॉस होगा, तो उनसे जो बच्चा उत्पन्न होगा उसे F2 पीढ़ी कहेंगे, जैसे आपके पिताजी। ठीक है। इसके बाद मेंडल ऑल्सो क्रॉस टी प्लांट दैट डिफरेंट इन टू कैरेक्टर, जिसे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अगर क्रॉस अगर केवल एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में करा दी जाए, तो इसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अगर वही क्रॉस जो है डबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिनमें दो दो कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, उन दोनों कैरेक्टरों को मिला के अगर क्रॉस कराया जाए, तो उसे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे इसमें देखो, एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब, ये जो कैपिटल टी है, ये बता रहा है कि जो पेरेंट्स होगा वो कैप टॉल होगा, प्योर टॉल। और स्मॉल टी है, जो ये जीन बता रहा है कि जो पेरेंट्स होंगे वह ड्वार्फ प्लांट होंगे, प्योर ड्वार्फ प्लांट। इसमें देखो दो कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे केवल टॉल और ड्वार्फ था। यहाँ पे दो दो, कि एक सीड है जो एकदम पूरा गोल है और पीले रंग का है, एक सीड है जो गोला और पूरा प्योर पीला है। तो इसमें देखो दो दो कैरेक्टर आ गए, कैपिटल आर गोला है और वाई जो है येलो बता रहा है। वही एक सीड है जो झुर्रीदार है, पिचका हुआ है, और उसका कलर कैसा है, ग्रीन है। तो ये दूसरा कैरेक्टर हो गया। तो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराने को ही हम लोग कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक क्रॉस आता है साथियों, जिसे हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है मेरे प्यारे साथियों?
तो इसको आप सिंपल समझ लो कि जैसे यहाँ पे कैपिटल टी को हम लोग मेल माने और इसे हम लोग फीमेल माने, तो रेसिप्रोकल में क्या करना है कि इसको रिवर्स कर देना है कि जो कैपिटल टी इसे हम लोग फीमेल मान लें और इसका क्रॉस स्मॉल टी से हम लोग मेल मान लें। बस ऐसे ही क्रॉस को हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं कि सेक्सेस आर रिवर्स एंड देन क्रॉस एंड प्रोड्यूस F1 progeny, द प्रोसेस नोन एज द रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है। आइए बात करते हैं कि जो मेंडल ने जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर कैरेक्टर लिए थे पी प्लांट के, वो कौन कौन से कैरेक्टर थे बच्चों। तो आइए समझते हैं। तो की कैरेक्टर और डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट लिया। डोमिनेंट का मतलब होता है बच्चों जो अपना लक्षण प्रभावी दिखाए, प्रभाव रूप से दिखाए। रिसेसिव ट्रेट का मतलब है जो अपनी कैरेक्टर को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, उसे हम लोग रिसेसिव कहते हैं। यानी ऐसा कैरेक्टर जो किसी दूसरे कैरेक्टर के द्वारा मास्क कर दिया जा रहा है, यानी इसके कैरेक्टर की शोबाजी नहीं हो पा रही है, जिसे हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। डोमिनेंट ट्रेट मतलब जो किसी दूसरे ट्रेट के ऊपर हावी अपना पूरा दायित्व दिखा रहा है, तो उसे हम लोग डोमिनेंट यानी प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो सीड का शेप होता है, जो मटर की जो दाने होती हैं वो एकदम पूरा गोल होती हैं, पिचकी होती हैं। तो जो गोल सीड होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है किस पे, झुर्रीदार पे। वही सीड का अगर रंग की बात करें तो अगर पीला है तो वो डोमिनेंट ट्रेट होगा, लेकिन अगर वो हरा है तो ग्रीन क्या होगा, रिसेसिव ट्रेट होगा साथियों। वहीं उस पुष्प का जो फ्लावर का रंग होगा, अगर वो वायलेट रंग है यानी बैगनी कलर है तो डोमिनेंट होगा, और जो सफेद होगा वो रिसेसिव ट्रेट होगा। पॉट शेप, फूल वाला जो होगा एकदम पूरा छिम्मी, यानी जिसे हम लोग जिसमें मटर के दाने पैक्ड होते हैं, उसे हम लोग छेमी कहते हैं। ये छेमी के अंदर अगर आप देखेंगे तो दाने भरे होते हैं। अगर जो छेमी पूरा फूला हुआ होगा वो डोमिनेंट ट्रेट होगा, और जो पिचका हुआ होगा वो कंस्ट्रिक्टेड होगा। और उसका रंग अगर वो हरा है तो इसका मतलब उसमें दाना होगा। हम लोग गांव में कहते हैं पुढ़ा गल है मटरिया। तो पुढ़ाने का जो मटर होता है, जो पोढ़ मटर होता है, उसमें दाना भरे होते हैं। और जवन पीला रंग का छिमी होता है उसमें दाना नहीं होते, कहते हैं पिचकहुआ छिमी है। ठीक है। फ्लावर का पोजीशन की अगर हम लोग बात करें तो अगर पुष्प पौधे के एकदम ऊपरी वाले तने पे यानी एक्सियल पे लगा रहे, यानी कि खोपड़ी पे उसके अगर लगे रहे, जैसे हमारे खोपड़ी पे बाल होता है, तो वैसे अगर फ्लावर लगे रहते हैं उससे हम फ्लावर का पोजीशन समझ सकते हैं। तो अगर फ्लावर एक्सियल पे है तो मतलब वो डोमिनेंट ट्रेट है। अगर वो पुष्प पौधे के निचले वाले भाग में है यानी शरीर से नीचे, तो उसे हम लोग टर्मिनल यानी रिसेसिव ट्रेट कहेंगे साथियों। वहीं अगर पौधा का हाइट अगर लंबा है, टॉल है, तो यानी वो डोमिनेंट ट्रेट। अगर वो पौधा बौना है तो क्या है, रिसेसिव ट्रेट है साथियों। ठीक है। आइए बात करते हैं मेंडल के जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट थे। यही पूरे प्लांट का 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था। ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखिए, एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। तो हम लोग डाई हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग बस यही 2 कैरेक्टर को लेके पढ़ेंगे। एक स्टेम की हाइट, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दैट्स क्लियर। और सेकेंड कैरेक्टर हम लोग क्या लेंगे, सीड शेप और सीड की कलर। तो इसे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ने वाले हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ेंगे। तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो गार्डेन पी के ऊपर था साथियों। और हिज एक्सपेरिमेंट मटेरियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इन्होंने क्यों मटर के पौधे को चुना, क्योंकि ये एनुअल प्लांट होता है, इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है। सो सेवरल जनरेशन कैन बी स्टडीड विद इन अ शॉर्ट पीरियड। हमें बहुत सारे जनरेशन को पढ़ने के लिए हमें बहुत ही कम समय लगेगा। और इसी के साथ इट हैज परफेक्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब कि ऐसा फ्लावर जिसपे ऐसा फ्लावर, जैसे सपोज करो कि ये कोई फ्लावर का प्लांट है, इस पे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों साथ में लगे हों, तो ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ऐसे आप लोगों ने पहले चैप्टर में हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के बारे में पढ़ा। और ये फ्लावर क्या होते हैं, कंटेनिंग बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट। द फ्लावर आर प्रीडोमिनेटली सेल्फ पॉलिनेटेड, इट इजी टू गेट प्योर लाइन ऑफ सेवरल जेनेशन। ठीक है। और अगर साथ में बता दें कि अगर किसी फ्लावर से मेल पार्ट को रिमूव कर दो, यानी किसी भी पुष्प के ऊपर से अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटा दो, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन। क्या कहते हैं साथियों, इमैस्कुलेशन कहते हैं। इमैस्कुलेशन का मतलब मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम मेन प्लांट। मेन प्लांट से क्या करो,
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर दो। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं। इस टर्म्स को आप याद रख सकते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में हो सकता है कि पूछे, इमैस्कुलेशन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, कि इन्होंने मटर के पौधे को इट इज इजी टू क्रॉस पॉलिनेट देम बिकॉज पॉलन फ्रॉम वन प्लांट कैन बी इंट्रोड्यूस टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट बाय रिमूविंग द एंथर। ठीक है, पी प्लांट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड इन वन जनरेशन। और पी प्लांट की और खास खास बात क्या है कि कुड इजिली बी रेस्ड, मेंटेन एंड हैंडल। ये आसानी से बढ़ जाता है और इसे हम लोग आसानी से मेंटेन भी कर सकते हैं। अगर अगर कहीं बारिश आ गई, तूफान आ गई, तो इसे हम लोग प्रोटेक्शन इसको दे सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। ठीक है, अ नंबर ऑफ इजिली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ट्रेट वेयर अवेलेबल। इसकी वजह से हमें आसानी पूर्वक से डिटेक्ट कर दिया गया, मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग इसके जो सारे कैरेक्टर हैं, कि पौधा का हाइट कैसा है, पुष्प की फ्लावर की पोजीशन कैसी है, छेमी का कलर कैसा है, छेमी फूला है कि पचका है, सीड का रंग कैसा है, सीड गोल है कि झुर्रीदार है। ये सारा चीज हम लोग क्या कर सकते, डिटेक्ट कर सकते हैं। मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट में, इस चीज को समझते हैं, ये क्रॉस समझना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेंडल ने क्या किया था। मेंडल ने क्या क्या अपने ऑब्जर्वेशन किया, इस चीज को पहले समझ लेते हैं। तो मेंडल ने एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया, जो पौधा टॉल और ड्वार्फ था। ये जो टॉल प्लांट है, ये प्लांट जो है होमोजाइगस है। कैसा है, होमोजाइगस है, होमोजाइगस प्योर टॉल है। और ये ड्वार्फ प्लांट क्या है, ये भी होमोजाइगस, होमोजाइगस प्योर डॉर्फ है। ठीक है, ये जो टॉल प्लांट है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। और ड्वार्फ प्लांट क्या है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर है। ये ड्वार्फ प्लांट को इन्होंने फीमेल माना है, मेल प्लांट को इन्होंने मेल, सॉरी, इसे मेल माने हैं, ठीक है, इसे मेल माने हैं। तो ये हो गया मेल। ठीक है, अब ये पेरेंट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी क्या बता रहा है कि प्लांट जो है टॉल है, होमोजाइगस प्योर टॉल है, जो कि डोमिनेंट ट्रेट है। ड्वार्फ प्लांट के स्मॉल टी से दिखाया गया, जो होमोजाइगस प्योर रिसेसिव ट्रेट है। अब इनके बीच क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। जैसे इनके बीच में गैमीट बनेगा, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, जब इनमें गैमीट बनेगा तो कैपिटल टी अलग हो जाएगा, ये कैपिटल टी गैमीट बन गया। ठीक है, जैसे प्रोसेस आपको इसमें लिखा है वैसे आपको लिखना है। फिर इनके बीच में क्रॉस करा दो, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। फिर इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी के साथ होगा तो ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। इस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ होगा तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। यानी कि इसमें चारों प्लांट क्या आ गए, एक समान है। तो इन चारों प्लांट को हम लोग कह रहे हैं हेट्रोजाइगस। क्या कह रहे हैं, हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, या फिर इसे हम लोग हाइब्रिड, क्या कहेंगे, हाइब्रिड टॉल प्लांट कहेंगे। ठीक है, टॉल प्लांट कहेंगे हम लोग इसे। ठीक है, तो ये चारों आ गए, तो यहाँ पे केवल एक सिंगल प्लांट दिखाया गया है। तो आप इसे कर ले। फिर इनको क्या कर दिया गया, इनको छोड़ दिया गया सेल्फिंग के लिए। जब सेल्फिंग के लिए इसे छोड़ा गया, तो ये टॉल प्लांट सेल्फिंग में, तो ये दो प्लांट हो गए। अब इन, ये वाला जो प्लांट है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, F1 जनरेशन। क्या कहेंगे, F1 जनरेशन। ठीक है, अब जब इनकी सेल्फिंग हुई तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल, यानी कि किन्हीं दो पौधों को छोड़ दो, आपस में सेल्फ कर लें। ठीक है, जब सेल्फ करेंगे तो ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये दोनों कैसे प्लांट हैं, ये दोनों हैं हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट हैं। ठीक है, ये हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट यहाँ पे जो लिखे थे, यहाँ पे लिख देना, कि इसे लिख देना ऑल हेट्रोजाइगस हाइब्रिड टॉल प्लांट। ठीक है, अब ये कंटेंट सही है। जब इनकी सेल्फिंग होती, गैमीट बना। तो जब गैमीट बना तो अब इन्हें हम, ये जो चार्ट आप दिख रहे हैं, इस चार्ट को कहते हैं पुनेट चार्ट। तो पुनेट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको इजिली फॉर्म में बताया, इसलिए इसका नाम पड़ गया पुनेट चार्ट, नाम रख दिया गया। दोस्तों, अब इसमें क्या दिया गया है कि इन दोनों गैमेटों का आपस में फर्टिलाइजेशन करा दो। जैसे कि मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी।
अब चाहे तुम पुनेट चार्ट के द्वारा करिए, चाहे आप ऐसे करिए। तो कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया, क्योंकि ये गैमेट बन गए। ये रहा गैमेट बन के तैयार। अब इस कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ हो जाएगा, फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, फिर इसका इसके साथ स्मॉल टी आ गया। यानी अब यहाँ पे देखो फोर प्लांट्स मिले, फोर प्लांट्स मिले, फोर में से कैपिटल टी यानी कि ये प्योर टॉल है, ठीक है। इसमें से दो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि हाइब्रिड टॉल है, हाइब्रिड टॉल है। और इसमें से एक जो प्लांट है स्मॉल टी, ये क्या है, ये प्योर डॉर्फ है, ठीक है, प्योर डॉर्फ है। आप समझिए, तो देखो ये टॉल 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 डॉर्फ, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, ये दो हैं, और कैपिटल टी ये वन है, और ये भी कितना वन है, तो कितना हो गया, दो दो चार हो गया, तीन, चार में से देखो तीन क्या है, टॉली है ना। अब यहाँ पे जीन तो पूछ नहीं रहा है, और सिंगल एक क्या है, ड्वार्फ है बेचारा। तो तीन लंबे और एक बौना, तो ये टॉल प्लांट कितने आ गए, फिनोटिपिक रेशियो अगर आप निकालेंगे तो तीन क्या है इसके, तीन टॉल प्लांट हैं। ये रहा। ड्वार्फ प्लांट कितने हैं, वन है, जो कि आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो ऐसे फिनोटिपिक रेशियो जब आप लिखेंगे तब आपको नंबर मिलेंगे। जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो जीनोटिपिक रेशियो साथियों, कैपिटल टी कितने हैं इसमें, चारों में वन है। चाहे आप ऐसे बनाइए, चाहे इस प्रकार से बनाइए, ठीक है। ये इजी प्रोसेस होता है, इसलिए इससे बनाने से अच्छा लगता है, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कितने, दो हैं, स्मॉल टी कितने, वन है। तो अब ये जो पूरा क्रॉस हो गया है, इस पूरे क्रॉस को ही हम लोग कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। लेकिन अब इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपने ये देखा कि जो F1 जनरेशन था, अब मेंडल क्या ऑब्जर्व करते हैं, आइए मैं यही बता दे रहा हूँ कि जो F1 जनरेशन था, F1 जनरेशन में मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया कि जो कैपिटल टी वाले जो पौधे जो केवल डोमिनेंट कैरेक्टर थे, जब उनका क्रॉस होता है स्मॉल टी में, तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट क्या आते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी आते हैं, यानी सभी के सभी ऑल टॉल आते हैं। भले ये जीन इम्प्योर है, लेकिन ये कैपिटल टी क्या कर रहा है, स्मॉल टी के कैरेक्टर को सप्रेस कर दे रहा है, दबा दे रहा है, यानी इसका कैरेक्टर उभर ही नहीं पा रहा है। जिसके वजह से सारे कैरेक्टर F1 में क्या आ गए, टॉल आ गए। लेकिन मेंडल ने कहा कि जब इन्हें सेल्फिंग के लिए छोड़ा गया, ठीक है, कि जब इन्हें सेल्फिंग के लिए छोड़ा गया तो यही क्रॉस करते हैं फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, जिनमें क्रॉस के बाद क्या आता है कि तीन पौधे क्या होते हैं, टॉल आते हैं, और वन जो आता है वो डॉर्फ आता है, यानी प्योर डॉर्फ आ जाता है। तो इससे ये साबित कि ये जो वन डॉर्फ मिला, ये आप F1 जनरेशन में नहीं मिला था। यानी पहले वाले लॉ में उन्होंने कहा कि F1 में फुली डोमिनेंस कैरेक्टर केवल शो हो रहा है, इसलिए इन्होंने इसे कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही केवल अपने कैरेक्टर को दिखा रहा है, जिसकी वजह से इसे हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। लेकिन जैसे ही F1 कैरेक्टर का जब सेल्फिंग कराया गया तो तीन टॉल निकलते हैं और एक ड्वार्फ निकल जाता है, यानी यहाँ पे जो गैमीट F1 में सप्रेस हो गया था, वो सेग्रीगेट हो गया, वो सेग्रीगेट हो गया F1 के प्लांट से, यानी जो डोमिनेंट प्लांट थे उससे ये ड्वार्फ कैरेक्टर सेग्रीगेट हो गया गैमीट, इसीलिए इसे मेंडल क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं कि जीन यहाँ पे सेग्रीगेट हो गया, या इसे बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स के नाम से जानते हैं। इस लॉ को हम लोग दो नाम से जान लेते हैं, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ये सारे कंक्लूजन निकले कि F1 जनरेशन के जो कैरेक्टर केवल सभी टॉल थे, इसका मतलब कि वो रिसेसिव कैरेक्टर को सप्रेस कर देते थे, मास्क कर देते थे, इससे केवल डोमिनेंट कैरेक्टर दिख रहा था, इसलिए हम लोग कहते हैं इसे लॉ ऑफ डोमिनेंट। लेकिन बट F1 क्रॉस विथ F1 cross with a heterozygous tall plant then form three tall and one dwarf. One dwarf are segregate from their dominant character, hence they are segregate from dominant character.
यानी प्योरिटी ऑफ गैमीट जो है वो बाहर निकल के दिखाई दी, जिसकी वजह से हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तो ये मेंडल का ऑब्जर्वेशन था। इस लॉ को आप ऐसे अच्छे से बनाएंगे। जब आपसे पूछा जाए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आप बनाइए, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आप दोनों साथ में दिखाएंगे, तो ये पूरा ऐसे आप क्रॉस को इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो आप टॉल ड्वार्फ ऐसे आप दिखाएंगे, तभी आपको नंबर्स मिलेंगे साथियों। तो क्या ऑब्जर्वेशन किए थे कि F1 प्रोजेनी जो है ऑलवेज रिजेम्बल वन ऑफ द पेरेंट एंड ट्रेंट ऑफ द पेरेंट वाज नॉट सीन, लेकिन F2 स्टेज एक्सप्रेस बोथ द पेरेंटल ट्रेट इन द प्रोपोर्शन 3:1। ठीक है, द कंट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट आइदर F1 या F2 स्टेज। ठीक है, कि जो F1 कैरेक्टर में जो ट्रेड था, वो अपने कैरेक्टर को स्वैप नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने F2 में अपने कैरेक्टर को स्वैप किया। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी भी कैरेक्टर को एक से ज्यादा जनरेशन तक दबा के ब्लेंड करके नहीं रख सकती हैं। वो अपना कैरेक्टर कहीं ना कहीं शो करेगा ही करेगा, चाहे किसी भी जनरेशन, अगर पहले में नहीं किया तो दूसरे में जरूर करेगा। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस की कहानी। लेकिन जब डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो यही सेम रिजल्ट आएगा, बस वहां पे हम लोग दो दो कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर लेंगे। तो ये आइडेंटिकल रिजल्ट एज इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में निकला था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे वही ज्यादा आएगा, बस इसमें दो प्लांट के बीच में क्रॉस करा देते हैं, दो कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर के बीच में। इसमें भी फाउंड दैट द फिनोटाइप इन F2 जनरेशन अपीयर्ड इन द रेशियो 9:3:1। यानी यहाँ पे ये सारे जो अगर मिलेंगे तो ये केवल राउंड वाले इसमें आएंगे जरूर। ठीक है, राउंड येलो, ठीक है, राउंड ग्रीन, ठीक है, लेकिन जो रिंकल ग्रीन होगा बस केवल एक कैरेक्टर आएगा, रिंकल ग्रीन। ठीक है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर 9 3 12 3 15 दिखेंगे, एक इसमें से रिंकल ग्रीन दिखेगा। यानी एक कैरेक्टर ही क्या होगा, सेग्रीगेट होगा वो सेकेंड जनरेशन में। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि जो मेंडल के लॉस थे ऑफ इनहेरिटेंस के वो क्या थे। Based on his hybridization experiment, Mendel proposed the law of inheritance. His theory was rediscovered by Hugo de Vries, Holland, Carl Collins of Germany, and Erich von Tessermark of Austria in 1901 में। इन्होंने मेंडल के लॉ को रीडिस्कवर किया, क्योंकि मेंडल ने जो अपने नियम को बताए थे, लॉ को बताए थे, इनके लॉ को कोई महत्ता नहीं मिली। जब इनका डेथ हो गया, इनके डेथ के 14 साल बाद फिर, ठीक है, ये तीन साइंटिस्ट आते थे जिन्होंने 1901 में मेंडल के लॉ को फिर इन्होंने खोजा, मतलब खोजे थे, इन्होंने उसको रीडिस्कवर किया, उनसे बताया कि ये पहले से लॉ मेंडल ने दे दिए हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या थे, आइए इस चीज को समझते हैं। मैंने ऊपर बता दिया, वही सारा चीज यहाँ पे लिखा है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं कि दिस लॉ स्टेट दैट द व्हेन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ट्रेट या कैरेक्टर, जीन या एलिल्स आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, only one factor express itself in F1 progeny and is called dominant, while the other that remain masked is called recessive। ठीक है साथियों, फिर सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन्होंने कहा कि दिस लॉ स्टेट दैट द फैक्टर या एलील ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन। जब गैमिट की फॉर्मेशन होती है तो ये पेयर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, ये पेरेंट थे। जब ये गैमीट बनते हैं तो कैपिटल टी अलग के दोनों जीन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, स्मॉल टी अलग हो गया। वैसे ही F1 में जब था तो ये भी दोनों पेयर क्या हो गए थे, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो गए थे। ठीक है, फिर such that a gamete receive only one of the two factor, they do not show any blending, जिसके वजह से अपना कैरेक्टर स्वैप करता है, ये ब्लेंडिंग नहीं होता है। ठीक है, कब, F2 जनरेशन में। अब हम लोगों ने जैसे उसे ऊपर पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, अब यहाँ पे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस की कहानी ये है कि इसमें टू कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे पेरेंट्स राउंड येलो सीड, यानी इसे हम लोग मेल मान ले, इसे हम लोग क्या मान ले, फीमेल मान ले। ठीक है, अब ये भी क्या है, ये भी होमोजाइगस है, ये दोनों क्या है, होमोजाइगस है। ये होमोजाइगस, ये प्योर राउंड येलो सीड प्लांट है, ये प्योर, ये भी क्या है, ये भी प्योर
रिंकल ग्रीन रिसेसिव है। बट ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। और ये जो है, ये फीमेल वाला ये रिसेसिव कैरेक्टर है। आपको एग्जाम में इसको ऐसे लिखना है। फिर इनके बीच क्या बनेगा, गैमिट बनेगा। इधर से कैपिटल आर एक आ गया, इसमें से वाई आ गया। इधर से स्मॉल आर, इसमें वाई आ गया। तो क्या बनेंगे, ये जो F1 जनरेशन होंगे इसमें राउंड येलो ही बनेंगे। यानी प्लांट्स आर ऑल प्लांट्स आर राउंड येलो। ठीक है, ऑल प्लांट्स आर राउंड येलो। मैं लिख दे रहा हूं, सभी प्लांट्स क्या होंगे इसमें, राउंड येलो होंगे। ठीक है, लेकिन इन सभी पौधों को जब सेल्फिंग के लिए छोड़ा गया, यानी सेल्फ पॉलिनेट करने के लिए, तो F1 जनरेशन में क्या देख रहे हैं कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वही F1 में कैरेक्टर दिख रहा है, यानी सभी के सभी राउंड येलो दिख रहे हैं। लेकिन जब इनकी सेल्फिंग कराई गई तो अब सेल्फिंग में क्या होगा, चार पौधे ऐसे बनेंगे। कि कैसे बनेंगे, चार, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अभी जो यहाँ पे बनाया है मैं इसको यहाँ बना दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, ऐसे एक चार्ट बनाना है। ठीक है, और इधर आपको दिखा देना है कि एक साइड मेल होगा, एक साइड फीमेल होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप सेम जिधर ई लिखेंगे उधर यही वाला सेम लिख दीजिए। ठीक है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल, ये स्मॉल, ऐसे बना लो आप। ठीक है, चलो। अब कैपिटल का से होगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसमें जब आप ये बनाइए, ग्राफ बनाइए, तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप डोमिनेंट कैरेक्टर को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अब इसमें भी कैपिटल आर तो दोनों डोमिनेंट है, तो किसी एक को लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि इस कान को पकड़ो तो दर्द कम होगा, इस कान को पकड़ो तो दर्द ज्यादा होगा। भाई दोनों कान को पकड़ोगे, अगर दबाओगे, उसको मरोड़ोगे, तो जितना इससे दर्द होगा उतना इससे भी दर्द होगा। चाहे ये कान पकड़ो चाहे ये कान पकड़ो, सॉरी बोलना ही बोलना है। ठीक है, तो अब इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल वाई पहले हो जाएगा, स्मॉल वाई बाद में हो जाएगा। फिर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर क्या होगा, कैपिटल वाई, फिर इधर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल आर मेरे प्यारे बच्चों, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। इसका इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका इसके साथ तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके साथ होगा तो स्मॉल वाई। इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल वाई। इसका इसके साथ तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। इसका इसके साथ तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसका इसके साथ होगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ होगा तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, फिर इसका इसके साथ तो आर फिर स्मॉल वाई, फिर इधर होगा थर्ड वाले में तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। यानी ये जो रिसेसिव कैरेक्टर ये आप देख रहे हैं, ये केवल एक ही प्राप्त हुआ। ठीक है, बाकी सब तो इसमें, सब में कोई ना कोई डोमिनेंट कैरेक्टर दिख रहा है। देखो इसमें भी डोमिनेंट कैरेक्टर, इसमें भी। अब यहाँ पे देख लो, येलो वाला डोमिनेंट कैरेक्टर दिख रहा है इसमें, इसमें भी डोमिनेंट वाई वाला कैरेक्टर दिख रहा है। तो जिसकी वजह से क्या है कि हर जगह डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो हो रहा है। लेकिन F2 में एक प्लांट तो खैर आया ना, जिससे क्या होगा, ये इन डोमिनेंट वाले कैरेक्टर के जो थे, जो इस कैरेक्टर को सप्रेस कर देते थे, मास्क कर देते थे, ये अपने कैरेक्टर को छुपा नहीं सका, और ये उभर के बाहर आ गया। ठीक है, तो अब यही सारा प्लांट को हम लोग को काउंट करना है जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो के द्वारा। ठीक है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो के द्वारा इसे हमें निकालना है। चलिए, अब एक साइड हम लोग इधर फिनोटिपिक निकाल लेते हैं। फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं। तो आपको फिनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए कुछ सोचना नहीं है, बस ये जो फोर प्लांट्स लिए थे इसका नामकरण कर दो। अब देखो मैंने यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई लिया है, लेकिन इसमें कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई ले लिया है।
तो इसका रेशियो डिफरेंट आएगा, मेरा रेशियो डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, फिनोटिपिक में आप कैपिटल आर कैपिटल वाई क्या है, राउंड येलो है, तो आप लिख दो राउंड येलो इस टू क्या होगा, राउंड ग्रीन, क्या होगा, राउंड ग्रीन इस टू रिंकल येलो, क्या होगा, रिंकल येलो। फिर लास्ट वाला क्या है, रिंकल ग्रीन है, रिंकल ग्रीन है। तो अब इस पूरे प्लांट में गिनोगे तो राउंड येलो देखो कितने हैं, वन राउंड येलो, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच, छ, सात, आठ और एक नौ, कितने हो गए राउंड येलो, नौ हो गए। राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन देखो एक, ठीक है, एक हो गया यहाँ पे, दो, दो के बाद राउंड ग्रीन ये तीन, राउंड ग्रीन कितने हो गए, तीन। रिंकल येलो कितने हो गए, एक, दो, तीन, ठीक है। रिंकल ग्रीन कितना हो गया, वन। तो रेशियो क्या आ गया, 9:3:3:1 आ गया। तो ये फिनोटिपिक रेशियो साथियों आपका निकल गया। अब आइए बात करते हैं जीनोटिपिक रेशियो, यही सबसे मेन खेला है, जीनोटिपिक रेशियो निकालना। सबसे टफ यही होता है, और मैंने भी जब बोर्ड का एग्जाम दिया था तो मैंने ये जीनोटिपिक निकालना ही भूल गया था। आज की क्लास में हम लोग बहुत सिंपली वे में समझेंगे जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालें। तो अब इसमें से कोई एक कैरेक्टर ले लो, ठीक है, अब इसको लिख लो कैपिटल आर और कैपिटल वाई। अब इस पूरे 16 प्लांट्स में देखो इसकी संख्या कितनी है, इसमें देखोगे तो केवल वन ही आएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इसको ऐसे क्रॉस कर दो, पेंसिल से करना है आप अपने अनुसार, ठीक है। फिर इसे बाद में मिटा देना, इसको मत मिटाना, ये जो क्रॉस आप कर रहे हैं ये स्लाइडली आप मार्क कर लें कि आप कंफ्यूज ना हो इसमें। दूसरे वाले को लिख लो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसकी संख्या गिनो, एक इसमें है, और देखो कैपिटल आर ये नहीं होगा, कैपिटल ये रहा, दो, और देखो कोई है कैपिटल आर नहीं है ना, तो कितने हो गए, दो हो गए। तो इसको ऐसे क्रॉस कर दो, यहाँ लिख दो, ये कितने हो गए, दो। अब एक, दो, तीन हो गया, अब बचा ये वाला, तो इसको लिखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब इसमें देखो कितने हैं, वन, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई देखो ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे देखो कितने हैं, ये रहा, तो एक और दो मिल गए, ठीक है। अब देखो नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिलेगा, तो कितने हो गए, दो हो गए। अब कौन सा बचा, ये लास्ट वाला, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए ये कितने हैं, वन, टू, थ्री, फोर, इनको लिख दो ऐसे फोर। अब इनको ऐसे स्लाइटली काट दो जिससे हमें पहचान हो सके, एग्जाम में इसको भूलना नहीं है। अब देखो ये वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई यानी रिंकल ग्रीन, राउंड ग्रीन देखना है, तो वन, टू, राउंड ग्रीन है ना, टू, और कोई राउंड ग्रीन, कहीं गलत हो गया क्या, ये राउंड ही हो गया ना, कैपिटल आर नहीं, अच्छा जीन देखना है ना भाई, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई देखो कितने मिल रहे हैं, एक मिला ये, बाकी मिलेंगे देखो इसमें नहीं मिल रहे हैं, तो कितना हो गया, ये वन हो गया। इसको भी क्रॉस कर दो। फिर अब ये वाला करो, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब देखो इसके कितने मिल रहे हैं, वन, और ये रहा टू, ठीक है, इसको भी ऐसे क्रॉस कर दो, तो ये हो गए टू, ठीक है। अब ये बचा ये स्मॉल आर कैपिटल वाई देखो कितने मिल रहे हैं, वन, और कोई दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है, तो कितना लिख दो, वन लिख दो। इसे भी क्रॉस कर दो, ये लास्ट वाला तीसरा बचा, स्मॉल और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितने हैं, दो हैं। कौन कौन से, ये वाला हो गया और ये वाला, इसे कट कर दो। और लास्ट वाला ये बचा स्मॉल वाई, कितने बच गया, वन। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 122, 412 और 121। तो ऐसे आप इस रेशियो को याद कर लो, ठीक है, इस रेशियो को आप ऐसे याद कर लो कि 122, 412, 121। तो ये रेशियो अगर ऐसे निकाल लेंगे आप ना,
तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे साथियों। तो बहुत ज्यादा इजी नहीं है, बस थोड़ा सा समय लगेगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस आप आराम से कर सकते हैं। तो देखो F2 जनरेशन में ये राउंड ग्रीन वाला कैरेक्टर दिखा, यानी ये भी सेग्रीगेट हो गया। देखो रेशियो यहाँ पे 122, 412, 121 इसका आया है। ठीक है, हम लोग का भी 122, 412, 121 आया है। ठीक है, तो ऐसे रेशियो आप निकालेंगे तो आपका जीनोटिपिक फिनोटिपिक हो जाएगा। फिनोटिपिक सही है, बस इसको ऐसे कर लो। थोड़ा सा देखो आप एडवांस करो, क्यों? क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं भाई, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम आना चाहिए। ठीक है, आप जिससे भी पढ़ते हैं वो बताता है कि नहीं बताता है, वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो आप इसको ऐसे करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दिल न दिया, बोलो ना बोलो क्या किया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंट असॉर्टमेंट, तीसरा लॉ, ये हम लोग थर्ड लॉ पढ़ते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? ये मेंडल का हम लोग थर्ड लॉ कहते हैं। क्या कहता है थर्ड लॉ? आइए इस चीज को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टू फैक्टर ऑफ ईच कैरेक्टर असॉर्ट या सेपरेट आउट इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्टर ऑफ अदर कैरेक्टर at the time of gamete formation and get randomly rearranged in the offspring producing both parental and new combination of character। जो मैंने ऊपर बताया वही सब सारा चीज यहाँ पे है, कि इसमें क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू फैक्टर ऑफ ईच कैरेक्टर, की दो फैक्टर हैं प्रत्येक कैरेक्टर के लिए। कि कैपिटल आर एक कैरेक्टर बता रहा है क्या? राउंड, यानी एक कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर हैं। ठीक है, वैसे कैपिटल वाई क्या बता रहा है? ये सीड का कलर बता रहा है, यानी येलो बता रहा है। यानी एक कैरेक्टर के लिए दो दो फैक्टर हैं। ठीक है, ईच कैरेक्टर ए सॉर्ट या सेपरेट आउट इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्टर ऑफ अदर कैरेक्टर। ये फैक्टर जो है कि क्या हो जा रहे हैं? इंडिपेंडेंट हैं दूसरे फैक्टर पे। ठीक है, कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे डिपेंड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट। कि कैपिटल वाई अपने ही कैरेक्टर को शो करेगा, कैपिटल आर अपने ही कैरेक्टर को शो करेगा। वहीं स्मॉल आर ये कह रहा है कि मैं रिंकल को केवल कोड करूंगा। तो ये कह रहा है मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं। तो भाई ये इंडिपेंडेंट है। स्मॉल वाई ये कैरेक्टर शो कर रहा है ग्रीन का, ये भी कह रहा है भाई मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे भी किसी पे डिपेंडेंसी अच्छा नहीं लगता है। आज का समय भी ऐसा है कि किसी पे डिपेंड रहोगे तो कह रहे यार हटो यार, कितना डिपेंडेंसी है। तो इसलिए सेल्फ डिपेंड बनो और इंडिपेंडेंट होके अपने जीवन का निर्वाह करो। ठीक है, बहुत ज्ञान हो जा रहा है। तो भाई हम लोग मेंटल पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा इंडिपेंडेंसी तो हम लोग को दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे मैं वीडियो में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग को मनोरंजन चाहिए। बच्चे कहते हैं कि सर आपके वीडियो में मनोरंजन। भाई पढ़ाई मनोरंजन का केंद्र नहीं है। मनोरंजन का केंद्र देखना है तो कपिल शर्मा शो देखो, कॉमेडी शो देखो। यहाँ पे आपको मनोरंजन नहीं कराया जाएगा, यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, ज्ञान दिया जाएगा। कि टारगेट ये रहता है कि कम समय में कितना ज्यादा मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दूं, जिससे कि आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आए, आप कम समय में सारी चीजों को पढ़ लें। अगर क्लास में ज्यादा एग्जाम्पल, ज्यादा हंसी मजाक के साथ अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो आप इंटरेक्ट मुझसे रहेंगे, आप क्लास में बने रहेंगे कि सर क्या अब नया चीज बताएंगे, क्या कॉमेडी वाला शब्द बोलेंगे। लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला रहता है उसको केवल कंटेंट से मतलब होता है, उसको हंसी मजाक नहीं चाहिए। आप अपने लाइफ में जब तक सीरियस नहीं होंगे तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, वही मैम रहती। मैम आपका बाल बहुत अच्छा लग रहा है, आप छोटे छोटे बाल रखे हैं, बहुत क्यूट लग रही हैं। मैम आप बहुत अच्छी लग रही हैं। तो ये सब चीज मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं अपने वीडियो में मैं कंटेंट केवल प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं इतना मजाक नहीं कर सकता। ठीक है, मैम आप क्यूट लग रही। मैम वैसे क्यूट होती ही हैं, लड़के क्यूट नहीं होते हैं ना, माँ के मगरमच्छ होते हैं भैया, तो क्यूट कैसे होंगे? ठीक है, ये केवल दूसरे को डरा सकते हैं बेचारे। लड़कों की लाइफ झंड होती है भाई। ठीक है, और खैर अपने अपने जगह सबकी लाइफ झंड होती है एक समय आने के बाद। चलिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब देखो दोस्तों ये है कि जैसे मेंडल ने अपने लॉ में क्या कहा, लॉ ऑफ डोमिनेंस में, कि सारे प्लांट होते हैं वो उनमें दो कैरेक्टर होते हैं, एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, एक रिसेसिव कैरेक्टर यानी ट्रेट होते हैं। और ये क्या करता है, जो डोमिनेंट ट्रेट होता है, रिसेसिव ट्रेट के जो कैरेक्टर होते हैं उससे
मास्क कर देते हैं, ठीक है। ये सभी प्लांट्स पे लागू होता है, लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने जब रीडिस्कवर किया तो उन्होंने पता पाया कि जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट जो हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो ही करें। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो अब लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर सकते हैं, कि जो F1 जनरेशन हो केवल डोमिनेंट ट्रेट ही इसमें शो नहीं होगा F1 जनरेशन में, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो आइए इसी चीज को समझते हैं। उसे हम लोग कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कि कंप्लीट डोमिनेंस या नहीं है, incomplete कि it is a phenomena in which the F1 hybrid exhibit character intermediate of the parental gene. Here, the phenotypic ratio deviates from the Mendel's monohybrid ratio. ठीक है, कि इसमें जो फिनोटिपिक रेशियो है डेविएट करता है मेंडल की मोनोहाइब्रिड रेशियो का। इट इज सीन इन फ्लावर कलर, ये फ्लावर के कलर में देखा जा सकता है। जैसे प्लांट का नाम है मिराबिलिस जलापा, इसे 4 o'clock प्लांट के नाम से जानते हैं। और एक प्लांट था एंटीराइनियम मैजस, जिसे स्नैप ड्रैगन के नाम से जानते हैं। ये प्लांट ऐसे हैं वेयर रेड कलर इज ड्यू टू जीन कैपिटल आर, व्हाइट कलर ड्यू टू जीन स्मॉल आर, और जो वही पिंक कलर है ड्यू टू जीन कैपिटल आर स्मॉल आर। तो आइए इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस देखते हैं। कि जैसे मान लो कि पेरेंट्स हैं, रेड फ्लावर है, ये कैसा है, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस प्योर रेड फ्लावर है। और ये कैसा है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये मेल है। वही व्हाइट फ्लावर भी क्या है, व्हाइट फ्लावर भी होमोजाइगस है साथियों। और होमोजाइगस के साथ साथ ये कैसा है, प्योर व्हाइट फ्लावर और रिसेसिव ट्रेट है। ये क्या है, रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। और इसे हम लोग फीमेल मान लेते हैं। अब व्हाइट फ्लावर जो कोड करता है स्मॉल आर, और जो रेड फ्लावर कोड करता है वो जीन कैपिटल। जब इनके बीच में गैमिट बना कैपिटल आर और स्मॉल दोनों अलग हो गए। और F1 में जो पौधे निकल के आए हैं, इसमें जो ऑल 4 प्लांट्स होंगे, ऑल 4 प्लांट्स आर पिंक इन कलर। सभी के सभी पौधे क्या होंगे, पिंक इन कलर होंगे। यानी आपने पढ़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल के अनुसार कि जो F1 जनरेशन होगा उसमें जो कैरेक्टर होगा केवल डोमिनेंट कैरेक्टर का ही इसमें कैरेक्टर शो होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस प्लांट ने साबित कर दिया नहीं, मैं सबकी तरह नहीं हूं, मैं सबको जैसे कि सब नीला ड्रम में भर देते हैं, टाइल्स के अंदर भर देते हैं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं सबसे अलग हूँ बाबू, मैं सबसे अलग हूँ। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस यू, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो ये जो अलग लगने वाले लोग हैं, ये सच में अलग होते हैं एक दूसरे से, ठीक है मेरे सोना बाबू। तो पहले पीढ़ी में सभी पौधे कैसे आते हैं, पिंक कलर के आते हैं। लेकिन जब इन बाबुओं को सेल्फिंग के लिए छोड़ दिया जाता है, तब ये बाबुएं देखो क्या करती हैं। ये बाबुएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, गैमिट बनाती हैं। और ये देखो गैमिट बन गया, तो ये क्या हो गया, ये हाइब्रिड है। ये दोनों जीन क्या हो गए, हाइब्रिड हो गए। इन्हें हम लोग हेट्रोजाइगस भी कहेंगे, ठीक है। अब बाबू जो जब स्कूल से पढ़ के जब कॉलेज में गई, तो उसके एक सब्जेक्ट वाइज भैया हो गए, उसके क्या हो गए, दोस्त हो गए, ठीक है। कोई कोई जो हो गया जूलॉजी वाला भैया हो गया, तो कोई बॉटनी वाला भैया हो गया, तो कोई केमिस्ट्री वाले। अब बाबू का दोस्ती बढ़ता जा रहा है। तो जिससे क्या होगा, जब गैमीट उसकी बनेंगी, तो कैपिटल आर अलग हो गया, स्मॉल आर अलग हो गया, यहाँ कैपिटल आर अलग और स्मॉल आर अलग हो गया। तो जब इनके बीच में सेल्फिंग कराई जाती है, तो ये देखा जाता है बच्चों, जैसे यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ इस क्लास को, कैपिटल आर स्मॉल, मैं बाबू सोना में बहुत तेज हूँ। तो अब इसमें जब क्रॉस कराया जाएगा तो कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर, ठीक है। तो आप इसमें 4 प्लांट्स देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 पौधे दिखाई दे रहे हैं। मुझे अपनी आप बीती याद आ रही है ना, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। कैपिटल आर दोस्तों यहाँ पे क्या है, रेड कलर है, ठीक है। फ्लावर का जो कलर है रेड है। कैपिटल आर स्मॉल 2 पौधे हैं इसके, ठीक है। तो यानी ये कैसा है, ये पिंक कलर है, ठीक है। इसीलिए मैं रेड से बना रहा हूँ, क्योंकि भाई पिंक बहुत खतरा वाला है, ठीक है। एक फ्लावर इसमें से आ रहा है स्मॉल आर व्हाइट फ्लावर, यानी व्हाइट कलर को सॉफ्ट कर रहा है, ठीक है।
कैपिटल आर कैपिटल कितना है, वन है। दो कितने हैं, कैपिटल स्मॉलर। वन कितने हैं, स्मॉलर स्मॉलर। तो आप देख रहे हैं कि जो रेड फ्लावर आ रहा है, कि चार प्लांट्स में एक रेड आ रहा है, ठीक है, दो पिंक आ रहे हैं और एक वाइट आ रहा है, जिससे कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो में कोई चेंजेस आ ही नहीं रहा है, कि रेड भी एक है, कैपिटल और कैपिटल आर भी एक भी है। पिंक भी कितने हैं, दो हैं, कैपिटल स्मॉल दो हैं। व्हाइट वाला कितना है, वन है। लेकिन मेंडल में आपने क्या पढ़ा था कि टॉल जो होते हैं, टॉल या तो हाइब्रिड टॉल हो सकते हैं, यानी कैपिटल टी हो सकता है, या टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी को भी बोलते हैं। तो आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल वाले में देखा था कि कैपिटल टी वन थे, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी टू था। और फिर जो ड्वार्फ वाला ट्रेट था, उसका एक ही जीन था, स्मॉल टी। तो ये तो वन ही दिख रहा था, यानी ये टॉल और ड्वार्फ दिख रहा है, यानी ये तीन दिख रहे थे, ये वन दिख रहा था, यानी फिनोटिपिक रेशियो चेंज आ रहा था मेंडल में। लेकिन यहाँ पे इस पौधे के अंदर, 4 o'clock प्लांट के अंदर ऐसा कैरेक्टर नहीं दिख रहा है, यानी फिनोटिपिक जीनोटिपिक क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर जगह जो प्रभावी लक्षण वाला हो ही वह अपन प्रभाव दिखाई, ठीक है। जो अप्रभावी वाला है, जो लोग उसे कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम गधे हो, खच्चर हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है वही कुछ न कुछ करके दिखा देगा। अगर इससे आप लोग को मोटिवेट होना है तो आप मैं एक मूवी सजेस्ट करूंगा आप लोग को, 12th फेल मूवी, भाई देख लो। बस उसमें 12th फेल में देख लो कि कितना तुम संघर्ष करके भी अपने उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे जो एक दोस्त है, ठीक है, श्रद्धा सबको नहीं मिल सकती है, ठीक है, आज के समय में श्रद्धा मिलना बहुत ही कठिन चीज है। और मेरे लड़के दोस्तों, साथियों, आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपके पास ऑप्शंस बस सिंगल है। जो गर्ल्स होती हैं उनके पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, उनके पास ऑप्शंस होते हैं। अगर वो सिलेक्ट नहीं होती हैं, पास नहीं होती हैं, अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनका शादी हो जाएगा। तुम्हारा भाई अगर सिलेक्शन ही नहीं होगा, तुम्हारा शादी भी नहीं होगा। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, गर्ल्स की भी अपॉर्चुनिटी अपनी जगह पे अलग होती है, वो पूरे घर को संभालती हैं, ठीक है। आप देवियों बहुत बहुत ही सुसज्ञ होती हैं, ठीक है, आप लोग बहुत हिम्मती होती हैं। मैं आपको नहीं कह रहा इस क्लास में जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है, अगर गर्ल्स और बॉयज से रिलेटेड, तो ये आपके मनोरंजन के लिए पढ़ाया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है, सबकी दायित्व अलग अलग जगह है, ठीक है। लेकिन इसमें जो पढ़ाया जा रहा है वो कंटेंट एकदम सटीक टू सटीक है, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम्पल्स लिए जा रहे हैं आपके मनोरंजन के लिए, वो गलत है, ठीक है। लेकिन गलत चीज मैं पढ़ाऊंगा ही, एग्जाम्पल्स गलत तो लेना ही पड़ेगा। आइए बात करते हैं को डोमिनेंस क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो आपने पढ़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर आपने डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ पढ़े, जिसमें आप लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखें। यहाँ पे बात आती है को डोमिनेंस। को डोमिनेंस का मतलब है कि जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि डाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि कोई एक कैरेक्टर है जो दूसरे कैरेक्टर को मास कर दे रहा है, सप्रेस कर दे रहा है, उसके कैरेक्टर को F1 पीढ़ी में उभरने ही नहीं दे रहा है। तो इसी का तोड़ आ गया को डोमिनेंस, कि जरूरी नहीं है कि कोई एक जैसे कपल्स होते हैं तो उसमें एक मेल होता है, फीमेल होता है। जरूरी नहीं कि हमेशा मेल ही क्या हो, अपना प्रभाव दिखाए, कि फीमेल को हमेशा डांटे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकती। हर जगह पापा ही सही नहीं हो सकते हैं, मम्मी भी सही हो सकती हैं। तो मम्मी अपना लक्षण दिखा रही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, ठीक है। लेकिन को डोमिनेंस का मतलब ये साथियों समझो कि मम्मी पापा दोनों की सहभागिता अपने बच्चे के लालन पालन में बराबर होनी चाहिए, और जो कि बराबर होती है। किसी भी बच्चे का सामाजिक मानसिक विकास तभी हो सकता है जब वो माता पिता के संरक्षण में होते हैं। तो को डोमिनेंस का मतलब होता है साथ साथ, हम तुम्हारे साथ हैं सनम, साथ साथ, साथ साथ कार्य करना, कि एक दूसरे को आगे बढ़ाना, सप्रेस नहीं करना। वही कहता है को डोमिनेंस की द एलीट विच आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली व्हेन इवन व्हेन प्रेजेंट टुगेदर, जब वो साथ साथ रहते हैं, आर कॉल्ड को डोमिनेंट एलीट, एंड दिस बायोलॉजिकल फिनोमिना इज कॉल्ड को डोमिनेंस, ठीक है। जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं ह्यूमन के अंदर, तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है ये कंट्रोल किए जाते हैं आई जीन के द्वारा। जो जीन आई होता है उसके तीन एलील होते हैं, कैपिटल आई ए, आई बी और आई ओ, या फिर आई होते हैं। इसे आप आई जीरो भी कह सकते हैं, जैसा आप कंफर्ट फील करें।
तो IAIB जो होता है वो प्रोड्यूस करता है आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन सुगर पॉलीमर ए एंड बी। उसी के साथ वेयर आई डज नॉट प्रोड्यूस एन एंटीजन, लेकिन जो आई होता है वो किसी प्रकार का एंटीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। जो IAIB है ये डोमिनेंट होते हैं आई के ऊपर, लेकिन IAIB जो होता है ये डोमिनेंट एलील होते हैं एंड आई इज रिसेसिव एलील होता है। IAI एंड IBI, तो आप IA के साथ आई को लिखेंगे तो आई जो है डोमिनेंट होता है स्मॉल आई के ऊपर, यानी IA आई के ऊपर डोमिनेंट होता है। वहीं IB जो है आई के ऊपर डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो IA है, IB है, ठीक है, और IA और B जो है ये डोमिनेंट होते हैं किसके ऊपर, आई के ऊपर, लेकिन IA IB को सप्रेस नहीं कर सकता, IB IAB को सप्रेस नहीं कर सकता। तो यानी IIB AB क्या है, आई के ऊपर डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए। When IAIB are present together, both express equally and produce the surface antigen A and B, hence show codominance. ठीक है, since human are diploid, each person process two of three allele I genes allele, resulting into the six different genotypic combination and four phenotypic expression. Now हम लोग बात करेंगे कि जो एलील, मान लो कि कोई एक पेरेंट्स हैं जिनमें एलील है और एक पेरेंट है, पेरेंट टू, जिनमें एलील दूसरे प्रकार का सीक्वेंस है। तो जो उनके बच्चे बनेंगे उनमें जीनोटाइप की क्या, ऑफस्प्रिंग में क्या जीनोटाइप होगी और जिसकी वजह से क्या उसका ब्लड ग्रुप होगा, इस चीज को समझते हैं। तो साथियों, आप एक चीज ये याद रखो कि जो जीनोटाइप होती है ब्लड ग्रुप की, जीनोटाइप हम लोग जानते हैं कि ब्लड ग्रुप होती हैं चार, बी बी और ओ। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप ए होता है इसका जीनोटाइप आई ए होता है, या फिर इसका जीनोटाइप हो सकता है आई ए और आई हो सकता है। वहीं बी की बात करें तो आई बी और आई बी होता है, या फिर आई बी और आई जीरो होता है। वहीं ए बी का होता है जीनोटाइप आई ए और आई बी होता है, और ओ का हो जो होता है आई जीरो और आई जीरो होता है। यानी इसके सरफेस पे एंटीजन नहीं है, इसके पे है। ठीक है, तो ये चार प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन जीनोटाइप छह प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो जैसे मान लो कि पेरेंट वन है जिसका एलील आई ए है, आई ए और आई ए, तो ये दोनों मिले तो क्या हो गए, आई ए और आई ए हो गया, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर पेरेंट वन है जिसका एलील है, जीनोटाइप है आई ए, और दूसरे पेरेंट का जीनोटाइप आई बी हो गया, तो क्या बनेगा जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग का, आई ए आई बी, यानी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। वहीं पेरेंट वन का जीनोटाइप आई ए है और पेरेंट टू का स्मॉल आई है, तो बच्चे का जो जीनोटाइप हो जाएगा वो आई यानी ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। वहीं आई बी होगा तो आई बी बन जाएगा, जिससे ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। वहीं आई होगा तो क्या हो जाएगा, आई यानी ब्लड ग्रुप बी होगा। यदि पेरेंट का आई और पेरेंट टू का आई आता है तो बच्चे का जीनोटाइप आई हो जाएगा, यानी ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चार छह प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे और इनसे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे ये यहाँ पे दिया गया है। अब टर्म्स आते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है। तो दोस्तों जैसे आपने पढ़ा मेंडल के लॉ, तो मेंडल के लॉ में आपने पढ़ा F1 क्रॉस विद, जो F1 जो बनेंगे, जो कैपिटल टी स्मॉल टी थे, उसका क्रॉस अगर रिसेसिव से करा दिया जाए, यहाँ लिख देता हूं कि F1 का क्रॉस अगर रिसेसिव से करा दिया जाए तो ऐसे क्रॉस को हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। वहीं ये हो गया टेस्ट क्रॉस। अगर F1 का क्रॉस जो है या फिर डोमिनेंट कैरेक्टर से या फिर रिसेसिव कैरेक्टर से करा दें तो ऐसे क्रॉस को हम लोग कहते हैं बैक क्रॉस। क्या कहेंगे, इसे हम लोग बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, अब जो टेस्ट क्रॉस होता है, बैक क्रॉस होता है, ये आपके एग्जाम में 1 मार्क्स से पूछते हैं। तो टेस्ट क्रॉस क्या कहता है, इट इज अ मेथड डिवाइस बाय मेंडल टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑफ ऑर्गेनिज्म। In this cross, the organism which unknown dominant genotype crossed with the recessive parent, or monohybrid cross between violet color flower and white color flower, F1 hybrid violet color टेस्ट क्रॉस आर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल दिए हैं, आप बस इसको याद रखो कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है। यानी ये फाइंड करना रहता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप। ठीक है,
तो इफ ऑल द F1 progeny are violet color, then the dominant flower is homozygous. And if the progeny are in 1:1 ratio, then the dominant flower is heterozygous. अब देखो कैसे इसके 1:1 रेशियो बनेगा। जैसे F1 का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी था, और रिसेसिव कैरेक्टर स्मॉल टी था। जब इनका जीनोटाइप बनेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी बन गया। जब इनका क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इसके साथ स्मॉल टी, और इसका इसके साथ स्मॉल टी। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी कितना हो गया, 2। और ये कितना हो गए, स्मॉल टी ये भी 2 हो गए। यानी चार में से कितने हैं, 2। और ये भी कितने हैं, 4 में से 2। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2। यानी कितने हो गए, 50% ये हो गया, 50% ये हो गया। ठीक है, यानी कि 1 ये होगा और ये 1 ये हो जाएगा। तो ये इसका रेशियो, यानी जीनोटाइप प्राप्त करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं। आइए टर्म समझते हैं, प्लियोट्रॉपी क्या होता है। प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है कि ऐसी फिनोमिना इन विच अ सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, कि कोई एक सिंगल जीन है जो बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को शो करता है। जो प्लियोट्रॉपिक जीन होता है अफेक्ट द मेटाबॉलिक पाथवे रिजल्टिंग इन डिफरेंट फिनोटाइप्स। फॉर एग्जाम्पल, फिनाइल कीटोन्यूरिया एक बीमारी होती है। इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन कोडिंग फॉर द एंजाइम फिनाइल एलिन। फिनो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है एक बीमारी होती है, जो कि म्यूटेशन का एक कारण है। जब कोई जीन होता है, जो जीन उस एंजाइम को कोड करता है। कि आपको दोस्तों बता दें कि जो mRNA होता है, mRNA क्या होता है कि इससे बनाई जाती है प्रोटीन, और यही प्रोटीन ही एंजाइम का वर्क करती है। ये वर्क करती है एंजाइम का। ठीक है, तो होता ये है दोस्तों कि अगर इस mRNA के पास क्या है, कोड होता है। अब ये कोड क्या होता है, जीन होता है। अगर इस mRNA को कोड करने वाला जीन ही खराब हो जाए, तो ये जो काम करने वाला जो एंजाइम होगा, ये खराब नहीं होगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। कि अगर हमें परीक्षा में परिणाम उत्तीर्ण लाने हैं, अगर हमारा बेसिक क्लियर ना हो, अगर हम चीजों को पढ़े ही ना, तो क्या हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा भाई। तो यही यहाँ पे है, कह रहा है कि जो जीन कोडिंग होता है एंजाइम के लिए, वो क्या हो जाए, म्यूटेट हो जाए। जैसे फिनाइलिन हाइड्रोक्सिलेज इस एंजाइम का नाम है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल शो मेंटल रिटार्डेशन, उसे मानसिक बीमारी रहती है, एज वेल एज हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, उसके बाल जल्दी पक जाते हैं, और स्किन में चित कबरा जैसे क्या होता है, व्हाइट व्हाइट उसमें भद्दे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। तो प्लियोट्रॉपी का मतलब ये होता है। आइए समझते हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। कि पॉलीजेनिक ट्रेट का मतलब क्या है, कि जैसे मेंडल के लॉ में आपने पढ़ा डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो यहाँ पे आपको पढ़ना होगा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ये आपके सिलेबस में नहीं है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों। तो सिलेबस में नहीं है, हम उतना पढ़ते हैं जितना हमारे एग्जाम के लिए हो। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब पूछ दें तो लिखो, इट इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच ट्रेट आर कंट्रोल्ड बाय 3 या मोर जीन, सच ट्रेट आर कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट। टाटा बाय बाय। ठीक है, हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, ये पढ़ना है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़िए। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आपसे बस केवल कंटेंट पूछेगा, क्या आप इसे समझते हैं, किसने दिया और उन्होंने क्या कहा, बस इस चीज को समझो। कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी है इनहेरिटेंस, प्रपोज बाय इंडिपेंडेंटली बाय वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी इन 1902। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कि जो सिंस द स्पर्म एंड एग सेल प्रोवाइड द ओनली ब्रिज फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, ऑल हेरिडिटी कैरेक्टर मस्ट बी कैरिड इन देम। कि समझो कि एक स्पर्म होता है और एक एग होता है। जब स्पर्म एग आपस में मिलते हैं, तो स्पर्म ही रिस्पॉन्सिबल होता है, एक मतलब ब्रिज का काम करता है। कि वो पिता का जो कैरेक्टर है वो एग से जब फ्यूज होता है तो जाइगोट के अंदर निहित कर देता है। जिसकी वजह से जब भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और जो उससे नए बच्चे बनते हैं, उस बच्चे में वो स्पर्म एक ब्रिज का काम करता है उस कैरेक्टर को लाने के लिए। कि जैसे ब्रिज बना होता है, तो ब्रिज क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए काम करता है। वैसे पिता का कैरेक्टर बच्चे में लाने का जो ब्रिज है वो स्पर्म है। जो एग है वो माता का कैरेक्टर बच्चे में लाने के लिए वो ब्रिज का काम कर रहा है।
ठीक है। और ये कैरिड करते हैं, द हेरिडिटी फैक्टर आर कैरिड इन द न्यूक्लियस, और जो हेरिडिटी फैक्टर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जब आप लोग पढ़े होंगे तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, धागे नुमा संरचना होती है जिसे हम लोग क्रोमेटीन कहते हैं। इसी क्रोमेटीन के अंदर होता है पूरा हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं लाइक द मेंडेलियन एलील क्रोमोजोम आर आल्सो फाउंड इन पेयर। जैसे मेंडल ने अपने एलील के बारे में बताया कि जैसे कैपिटल टी है, ये अकेले नहीं रहता है, कैपिटल टी साथ में रहता है, स्मॉल टी साथ में रहता है। ठीक है। कैपिटल आर साथ में रहता है, स्मॉल आर साथ में रहता है, कैपिटल वाई साथ में रहता है। वैसे ही सटन एंड बोवेरी भी कहते हैं कि जो क्रोमोजोम होता है, ये क्रोमोजोम ये सिंगल नहीं होते हैं, ये क्रोमोजोम क्या होते हैं, ये पेयर में होते हैं। ठीक है। द स्पर्म एंड एग हैविंग हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम फ्यूज टू रीएस्टेब्लिश द डिप्लॉयड स्टेज। ठीक है। कि जैसे मान लो कि ये फादर का एक है, और मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ मदर का। तो ठीक है, अब ये हो गया मदर का। तो यहां से एक कैरेक्टर, मतलब एक यहां से, ठीक है, एक यहां से और एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा। ठीक है। अब ये दोनों आपस में निषेचित हो जाएंगे। ठीक है। ये दोनों आपस में निषेचित हो जाएंगे। तो डिफरेंट कैरेक्टर हो गया। अब जब ये दोनों आए तो देखो एक सेल हो गया, यानी कि अभी 2n हो गया। तो ये भी 2n थे, ये भी 2n थे। जब इनमें मेल में स्पर्म बना तो ये अगुणित हो गया, यानी हैप्लॉइड हो गया। वहीं जब एग बना तो एग भी क्या हो गया, अगुणित हो गया, यानी ये भी हैप्लॉइड हो गया। लेकिन जब दोनों हैप्लॉइड मिले तो क्या बन गया, 2n बन गया ना। तो यानी ये स्पर्म से आया 50% कैरेक्टर, और एग से क्या आया, एग से 50% कैरेक्टर है। तो ऐसे ही क्या होता है, क्रोमोजोम रीअसेंबली द डिप्लॉयड स्टेट में आ जाते हैं। वैसे द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोजोम इन अ लीनियर ऑर्डर एज देयर आर टू क्रोमोजोम ऑफ ईच काइंड इन सोमेटिक डिप्लॉयड सेल, देयर मस्ट बी टू जीन्स ऑफ ईच काइंड, वन ईच ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोजोम। कि ये जो क्रोमोजोम आपको दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, समान दिख रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोजोम कहते हैं। अब ये क्रोमोजोम जो 50% पेरेंट 50% माता से रिजेम्बल होता है, जिसे हम लोग कहते हैं हेट्रोलॉगस। ठीक है। क्या कहते हैं इसे, हेट्रोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस। और ये कैसा हो गया, इसे हम लोग कह देंगे हेट्रोजाइगस। और इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इसे हम लोग कह रहे हैं होमोजाइगस। तो होमोजाइगस क्रोमोजोम का मतलब कि ऐसा क्रोमोजोम जो सेम प्रकार का हो। और हेट्रोजाइगस का मतलब होता है ऐसा क्रोमोजोम जो डिफरेंट टाइप्स के हो। डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोजोम से बने होते हैं, उन्हें हम लोग हेट्रोजाइगस कहते हैं। ठीक है। वैसे ही कि homologous chromosome synapse during meiosis and get separated to pass into different cell. This form the basis of generation and independent assortment. A gamete receive only one chromosome of each type and there has only one gene for trait. The pair condition is restored by fusion of gametes. ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो क्रोमोजोम होती हैं, होमोलॉगस क्रोमोजोम, जब एक गैमीट का फॉर्मेशन होता है, यानी मेल के अंदर जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फीमेल के अंदर जब एग का फॉर्मेशन होता है, तो ये क्रोमोजोम की जब पेयरिंग होने वाली रहती है तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अगर बताओ दोस्तों, अगर ये इससे अलग नहीं होगा, ये वाला इससे अलग नहीं होगा, तो क्या ये पेयर बना पाएंगे? कभी नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए इनको पेयर बनाने से पहले इनका अलग होना बहुत जरूरी है। अगर किसी बच्चे को सक्सेस होना है तो अपने माता पिता की मोह माया से उसे अलग होना ही पड़ेगा। जब तक वो अपने माता पिता की मोह माया से अलग नहीं होगा तब तक वो अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जैसे कहावत है कि अपने नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न मिले मंजिल तब तक भागो तुम। तो जब तक तुम्हें अपना मंजिल नहीं मिल जाता तब तक तुम अपने नींद चैन मोह को त्यागो और आगे बढ़ो। तो जब तक इन दोनों को जाइगोट न बन जाए तब तक ये, जब तक ये अलग नहीं होंगे तब तक इनको भागना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये हो गई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बात करते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। तो दोस्तों देखो, लिंकेज का मतलब होता है कि जैसे कि ये मान लो कोई एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या है कि कोई एक कैरेक्टर है। अब ये कैरेक्टर क्या हो रहा है कि ये कोड करता है कि किसी भी इंसान के अंदर जो हेयर का कलर होगा वो किस प्रकार का होगा। तो ये इसको कोड करता है। तो ये क्रोमोसोम पे क्या होता है, लगा हुआ रहता है ना, जुड़ा हुआ रहता है। तो इसे हम ऐसे जीन जो क्रोमोसोम पे जुड़े होते हैं उन्हें हम लोग लिंक्ड जीन कहते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो टीएस मॉर्गन जो थे कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी द जीन्स दैट आर सेक्स लिंक्ड। ही ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन टू जीन्स इन डाइहाइब्रिड क्रॉस आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, the proportion of parental gene combination in the progeny was much higher in the non-parental recombination of genes. Morgan and his group found that when genes are grouped to the same chromosome, some genes are tightly linked associated with so little recombination. ठीक है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब जैसे कि मान लो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे कुछ जीन है, यहाँ पे कुछ जीन है, तो इनके बीच में क्या हो जाए, क्रॉसिंग ओवर हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ये डायग्राम को आपको नहीं समझना है, बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, उसको समझ लो कि व्हेन द जीन्स आर लूजली लिंक्ड दे शो हायर परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। यानी कि जो जीन जिस क्रोमोसोम पे जुड़ा है वो जितना हल्का पकड़ बनाए रखेगा वो उतना ही ज्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान जा पाएगा। लेकिन जो क्रोमोसोम पे टाइटली बाउंड है, कस के पकड़ा है अगर हाथ, तो क्या वो जल्दी हाथ को छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा ना। तो वही कह रहे हैं कि मॉर्गन क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइज येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल, ब्राउन बॉडी रेड आइड फीमेल, वाइल्ड टाइप क्रॉस ए एंड इंटर क्रॉस एफ1 प्रोजेनी। नहीं समझना इसको। तो चलो ये प्रोसेस समझना, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। आइए दोस्तों बात करते हैं अगला टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन की जो मैकेनिज्म होती है, ये फाइनलाइज करती है कि ऑफ द सेक्स एट द टाइम जाइगोट फॉर्मेशन इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। कि जब सेक्स के दरमियान जो जाइगोट बनता है, तो जाइगोट बनने के बाद उसका जो फेट होगा वह फीमेल चाइल्ड होगी या फिर मेल चाइल्ड होगा, इसी को डिटरमाइन करने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन इंडिविजुअल, जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, वी डिटरमाइन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑटोसेम। कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इन दोनों के बॉडी में दो टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं। एक होता है ऑटोजोम और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब जो ऑटोजोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम, इसे हेट्रोजोम भी कहते हैं, इसे हेट्रोजोम भी कहते हैं। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उसमें ऑटोजोम जो होगा, मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल में भी ये 22 पेयर और फीमेल के अंदर भी 22 पेयर, दोनों में सेम होता है, वो होता है एक्स एक्स टाइप। ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये 1 पेयर जो होता है यही डिफरेंट होता है, यही डिफरेंट होता है। तो ये मेल के अंदर जो होता है एक्स और वाई होता है, वहीं फीमेल के अंदर जो होता है ये एक्स और एक्स होता है। तो यही 1 पेयर डिसाइड करता है सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस को। आइए समझते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन की जो मैकेनिज्म होती है, उसमें मेल हेट्रोगैमिटी होता है, फीमेल हेट्रोगैमिटी होता है। मेल हेट्रोगैमिटी में जो मेल प्रोड्यूस करता है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट्स इन टर्म द सेक्स क्रोमोसोम, जो फीमेल होता है प्रोड्यूस करते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट इन टर्म ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। कि जैसे मेल एक्स एक्स टाइप, एक्स एक्स और एक्सओ टाइप, और फीमेल जो है जेड 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 डब्ल्यू टाइप और जेड जेड और जेड ओ टाइप। डिफरेंट टाइप को सेक्स डिटर्मिनेशन की जो मैकेनिज्म होती है अलग अलग ऑर्गेनिज्मों के अंदर का बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखो कि मेल के अंदर जो ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोजोम जो होता है, मेल और फीमेल के अंदर दो प्रकार के क्रोमोजोम होते हैं। ऑटोजोम चाहे मेल हो चाहे फीमेल, इनमें 22 जोड़ा एक्स एक्स होता है,
डिफरेंट कहाँ आता है कि जो सेक्स क्रोमोसोम हेट्रोजोम होता है वो वन पेयर में, कि जो मेल होगा उसमें एक्स वाई होता है, यानी यहाँ पे दो टाइप के हेट्रोगैमेटी दिख रहे हैं, कि एक एक्स टाइप का क्रोमोसोम है, एक वाई टाइप का। लेकिन फीमेल के अंदर दोनों एक्स एक्स टाइप के हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मेल का अगर एक एक्स क्रोमोसोम किसी कारणवश खराब हो गया, उसमें किसी प्रकार की म्यूटेशन हो गई, तो मेल में वो बीमारी उसके माता से बच्चे में ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन किसी स्त्री के अंदर अगर एक्स क्रोमोसोम अगर खराब हो जाती है, तो उसके एक एक्स क्रोमोसोम से उसका काम चल जाता है। तो ऐसे फीमेल जिनका एक एक्स क्रोमोसोम खराब हो जाए, तो उन्हें हम कैरियर कहते हैं, वाहक कहते हैं। तो इसीलिए जो भी आनुवंशिक बीमारी होती है वो फीमेल में कम होती हैं, मेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलती हैं। इसका कारण बस यही है कि मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से। तो फीमेल वाहक होती हैं, कैरियर होती हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर दो एक्स क्रोमोसोम होता है, एक एक्स खराब भी हो जाए तो दूसरे वाले से काम चल जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस देखते हैं। पहला वाला जो है एक्स एक्स टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ये देखा जाता है मैन इंसेक्ट और मैमल्स के अंदर, जिसमें मेल जो होते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम कंटेन करते हैं, जैसे विथ ऑटोजम, एंड फीमेल है पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर डबल एक्स होता है। मेल के अंदर 22 पेयर क्या है? ये 22 पेयर ऑटोजोम है और वन पेयर क्या है? एक्स वाई है। फीमेल के अंदर 22 पेयर ऑटोजोम है और वन पेयर एक्स एक्स क्रोमोजोम है। तो अब समझो कि इसका दो पेयर आप बना लो, एक ए प्लस एक्स, ए प्लस वाई। ठीक है। अब मतलब यहाँ से एक्स एक्स होगा ना, मान के चलो ये एक्स एक्स है और ये एक्स वाई है, तो एक में एक्स और एक्स हो गया और एक में एक्स और वाई हो गया। तो फीमेल में तो ये भी एक्स एक्स है और ये भी एक्स एक्स है, तो इसमें एक ही टाइप का गैमीट बनेगा। तो जब गैमीट बने तो इसमें जब डिफ्रेंसिएशन होता है, तो एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एक्स से फ्यूज करेगा तो एक्स एक्स बनेगा, यानी एक्स एक्स एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। और एक्स प्लस वाई होगा तो वो मेल हो जाएगा। सिंपल समझो कि मेल के अंदर एक्स और वाई होता है, फीमेल के अंदर एक्स और एक्स होता है। तो जब इनमें गैमीट बनेगा तो एक्स और वाई अलग अलग गैमीट बनेंगे। यहाँ भी होगा तो यहाँ भी एक अलग अलग गैमीट बन गया, एक्स और एक्स बन गया। जब इनमें क्रॉस होता है तो एक्स और एक्स बनेगा। फिर यहाँ पे एक्स और एक्स होगा तो एक्स 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 बनेगा, और यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे एक्स और वाई बन जाएगा। फिर यहाँ पे भी होगा तो यहाँ पे एक्स और वाई बनेगा, यानी आप देख रहे हैं कि 50% फीमेल और 50% क्या बन रहा है? मेल बन रहा है। तो यहाँ भी तो वही प्रोसेस दिखा रहा है कि फीमेल एक्स एक्स और मेल एक्स वाई बन रहे हैं। ठीक है। तो नॉर्मल टाइप के क्या है? एक्स एक्स टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन है, एक्स 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 वाई टाइप के। वैसे ही अगर एक और होता है एक्स एक्स और एक्स ओ टाइप के, यानी कि एक्स एक्स तो है लेकिन एक्स ओ का मतलब वाई क्रोमोसोम इसमें अब्सेंट है। तो ये इस प्रकार का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो ग्रास होपर के अंदर दिखाया जाए, जो टिड्डवा नहीं होता है हरियर का, उसी के अंदर होता है। तो इसमें जो मेल होता है ओनली वन एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन बिसाइड ऑटोजोम एंड फीमेल हैव अ पेयर ऑफ एक्स, लेकिन जो इसके बदले में जो फीमेल होती है उसके पास दोनों एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इसमें होता ये कि जो फीमेल बनेगी प्रोसेस सेम है। ठीक है। ए और एक एक्स ये हो गया, ए और ओ ये हो गया, यहाँ भी वही हो गया, यहाँ पे दो टाइप के हैं तो ये बन जाएगा। तो यहाँ भी मेल क्या है? हेट्रोगैमेटिक है। मेल भी यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक है। फीमेल क्या है? होमोगैमेटिक है। लेकिन यहाँ पे फीमेल क्या है? होमोगैमेटिक है दोस्तों। ठीक है। तो ये फीमेल का जब फॉर्मेशन होगा तो देखो क्या होगा? होमोगैमेटिक होगा। और मेल का फॉर्मेशन होगा तो ये हेट्रोगैमेटिक होंगे। ठीक है। तीसरा है जेड 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 डब्ल्यू टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस, ये पक्षियों में, फाउल में और मछलियों के अंदर देखा जाता है, जिसमें जो फीमेल होती है उसमें केवल वन जेड होता है और एक डब्ल्यू क्रोमोसोम होता है, वेयरएस मेल है पेयर ऑफ जेड क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या हो गया? जेड जेड में आप देखेंगे जो मेल है वो होमोगैमेटिक है, मतलब इसका क्रोमोसोम क्या होगा? सेम होगा। कम से कम कहीं तो मेल के साथ इंसाफ हो रहा है। और इसमें फीमेल क्या है? हेट्रोगैमेटिक है। हेट्रोगैमेटिक है। तो इसमें देखो क्या होगा? मेल जो बनेगा वो जेड जेड होगा, यानी होमोगैमेटिक, और फीमेल जो होगा हेट्रोजाइगेटिक। जेड ओ टाइप में, जेड ओ जेड जेड टाइप में जो होता है, इसमें ये कॉकरोच में देखा जाता है। फीमेल हैव ओनली वन जेड क्रोमोसोम बिसाइड ऑटोसोम हैव जेड जेड पेयर क्रोमोसोम। इसमें भी मेल क्या है बेचारा? मेल बेचारा नहीं, हाँ मेल बेचारा होमो
गैमेटिक है, होमोगैमेटिक है। और यहाँ पे फीमेल क्या है? हेट्रोगैमेटिक है, हेट्रोगैमेटिक है। दैट्स क्लियर। जो यहाँ पे बनेंगे, मेल भी क्या बनेगा? होमोगैमेटिक, और फीमेल हेट्रोगैमेटिक। अब जो सबसे मेन है, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन, इसको आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछने वाला चीज है। तो आप इसको पढ़ लो, वेरी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ह्यूमन शो एक्स वाई टाइप सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म। आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 22 इसमें ऑटोसोम होते हैं, सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, जो ऊपर मैंने बता दिया। फीमेल के पास क्या होती है? पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। बेचारे मेल के पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है। ये जो वाई वाला क्रोमोसोम है ना, ये पिद्दी सा होता है, स्मॉल होता है, छुटन्नी भरे का, इसलिए फुदुकता बहुत है। ठीक है, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस मेल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट, इक्वल प्रोबेबिलिटी स्पर्म कैरिंग आइदर एक्स या वाई क्रोमोसोम। ठीक है, ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट हैविंग एक्स क्रोमोसोम, and ovum fertilized by the sperm carrying X chromosome develop into female X and ovum by fertilization carrying Y chromosome develop into male XY। अब समझो दोस्तों कि जो पेरेंट्स हैं, जो फादर हैं, ठीक है, और मदर हैं। फादर हैं हेट्रोगैमिटी, क्या है? हेट्रोगैमिटी, हेट्रोगैमिटी। मदर जो है वो है होमोगैमिटी। अब देखो, इसमें जो स्पर्म बनेगा, दो टाइप का स्पर्म बनेगा। इसमें जो स्पर्म बनेगा, हम लोग कहते हैं कि इसमें जो स्पर्म बनेगा दो टाइप का बनेगा। एक स्पर्म एक ऐसा होगा जो एक्स क्रोमोसोम कंटेन किया होगा, या तो जो स्पर्म होगा वो वाई क्रोमोसोम कंटेन किया होगा। तो जो स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कंटेन होगा, लेकिन जो यहाँ पे एग बन रहा है, एग, ये कंटेन होगा केवल एक्स क्रोमोसोम। तो जो वाई वाला स्पर्म एक्स से फ्यूज करेगा मेल बन जाएगा, और जो एक्स एक्स से फ्यूज करेगा तो गर्ल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो मेल जो होता है, मेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड जो होता है, इसके अंदर जो एक्स क्रोमोसोम होता है ये इसके मदर से आता है, और वाई क्रोमोसोम तो इसके पिता से ही है। लेकिन जो पुत्री होती है उसमें जो एक एक्स क्रोमोसोम होता है वो उसके माता से आता है, और एक एक्स क्रोमोसोम उसके पिता से आता है, तो फीमेल चाइल्ड बनती है। तो स्पर्म बनता है 22 प्लस एक्स टाइप का स्पर्म बन गया, और एक 22 प्लस वाई टाइप का बन गया, यानी 22 पेयर उसमें सेम होता है एक्स एक्स, और एक जो होता है हेट्रोगैमेटिक होता है। जब अगर एक्स वाला एक्स से फ्यूज करेगा तो फीमेल चाइल्ड बनेगा। जो मैंने आपको ऊपर यहाँ पे मेल और फीमेल वाला यहाँ बनाया है ना, कहाँ पे देखो, यहाँ बनाया 50-50% चांस होंगे, तो यही चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हनी बी, जो आप घरेलू मक्खियां देखते हैं, मधुमक्खी, उसमें जो फीमेल होती है, ये फीमेल जो होती है रानी होती है, रानी साहिबा होती हैं, पापा की परीन है। बेचारा मेल जो होता है उसके साथ बहुत अन्याय होता है। अब इसकी कहानी सुनेंगे तो इसके साथ बहुत गलत होता है। इसमें कहानी ये चलती है कि जो फीमेल रानी मधुमक्खी होती है वो बस केवल अंडे देती हैं। ठीक है, इसका निर्माण ऐसे होता है कि जैसे मान लो कि बहुत सारी मधुमक्खियां हैं, अब इसमें से किसी एक को चुनाव कर लिया गया, समझो कि ये बहुत सारी मधुमक्खी हैं। ठीक है, इसमें से किसी एक का चुनाव कर लिया, मान लो इसका चुनाव कर लिया गया। अब इसको चुनाव करने के बाद इसको बीच में बैठाया जाता है, और चारों बगल से मेल क्या करते हैं, इसको घेर लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, ये सारे केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिसके सारे केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो मधुमक्खी होती है ये साइज में बड़ी हो जाती है। ये साइज में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। अब इससे बारी से बारी एक एक मेल फ्यूज करते हैं, जैसे फ्यूज करते हैं तो क्या बनाती है? एग बनाती रहती है। ठीक है, और जो भी मेल इससे फ्यूज एक बार कर लिया, इस मेल बेचारे को इसका सर कलम कर दिया जाता है। और कुछ इस प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं जो काम करने का केवल काम करती हैं, यानी ये जो क्यून रानी जो होती है, जब ये अंडा दे देती है तो इसके अंडे का देखभाल करना होता है। अगर अंडा फूट गया तो उसे भी सजाए मौत दे दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की इसकी कहानी होती है। कैसे ये फूड को खोजने के लिए घूमते हैं, इसके लिए मैंने चैनल पे एक वीडियो बना के रखा है शॉर्ट में, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक कमेंट कर दूंगा, ठीक है, पिन कर दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अब जो फीमेल होती है उसमें 32 क्रोमोसोम होती है। जब वो बड़ी हो गई तब इसमें क्रोमोसोम कितने हो गए? 32। मियोसिस करती है तो दो
गैमीट बनाती है, 16 क्रोमोजोम का और 16 क्रोमोजोम का। और जो मेल होता है उसके पास कितना होता है, 16 ही क्रोमोजोम होता है। तो जिसकी वजह से ये 16 जब बनाता है अपना एक गैमीट, तो ये इससे बनते हैं 16 और इससे 16। तो अब क्या करें, एक 16 इससे बना, फ्यूज कर लिया, तो क्रोमोजोम 32 क्रोमोजोम का हो गया। तो ये क्या बन गई, ये फीमेल, तो ये फीमेल हनी बी बन गया। और जो 16 वाला रहा वो फिर से मेल ही बन गया, जो कि मेल वर्कर की तरह काम करता है, खटना। ठीक है, अब ये खटेगा बेचारा और ये रानी बन जाएगी आगे चल के। तो ऐसे इनमें कहानी चलती रहती है। लेकिन आप लोग मेल के अंदर देखें कि वहां पे दो प्रकार के क्रोमोसोम बनते हैं, यहाँ पे एक ही बन रहा है। ठीक है, हनी बी जो होती है सो हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम। इसमें जो ऑफ स्प्रिंग होता है फॉर्म यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप एज ए फीमेल क्यून या वर्कर which are diploid having 32 chromosome. Unfertilized egg develop by parthenogenesis from male drone which are haploid having 16 chromosome. ठीक है, मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस सो देयर नाइदर हैव फादर सन हैड ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन्स। बात करते हैं म्यूटेशन बच्चों क्या होता है। म्यूटेशन एक क्या प्रोसेस होती है, आइए इसको समझते हैं। द सडन स्टेबल इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टर्म एज म्यूटेशन। द ऑर्गेनिज्म विच अंडरगो म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटेंट। द एजेंट ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटाजेन। जैसे यूवी रेडिएशन, जैसे मान लो कोई ह्यूमन है, उसके अंदर कोई ऐसा कैरेक्टर चेंज हो गया, जैसे समझो, ये नहीं समझना है, समझो ये, जैसे आप लोग जानते हैं कि जापान में परमाणु हमला हुआ था, उसके राजधानी यानी कि हिरोशिमा नागासाकी में। ठीक है, तो वहां पे हुआ क्या कि जैसे ही बम गिरा, परमाणु बम, वहां के जो लोग रहते हैं, वहां के जो लोग रहते हैं, उस बम गिरने की वजह से ऐसा धमाका हुआ कि वहां के जो लोग रहते हैं उनके जीन में, उनके डीएनए में ऐसा परिवर्तन उत्परिवर्तन हो गया, ऐसा बदलाव हो गया, जिसकी वजह से आज भी वहां जो बच्चे होते हैं वो विकलांग पैदा होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया हुई, जो जीन में बदलाव किया, इस प्रक्रिया को म्यूटेशन कहते हैं। जिसके वजह से म्यूटेशन हुआ उसे हम लोग म्यूटेंट कहते हैं, सॉरी, उसे हम लोग कहते हैं म्यूटाजेन। और मतलब जो ह्यूमन वहां पे जिसके अंदर प्रक्रिया हुई उसे हम लोग म्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन प्रक्रिया है, और जो हुआ वो म्यूटेंट कहलाएगा, और जिसके द्वारा हुआ उसे हम लोग म्यूटाजेन कहते हैं। ठीक है, जैसे मोस्टली हम लोग के अंदर यूवी रेडिएशंस के द्वारा होते रहते हैं, जैसे स्किन कैंसर हो गया, कोई सेल हमारा खराब हो गया, तो अब सेल खराब हो गया, म्यूटेट हो गया। ठीक है, सेल हमारा क्या हो गया, म्यूटेट हो गया, प्रक्रिया म्यूटेशन कहलाती है। और जो यूवी रेडिएशन वो म्यूटाजेन है। ठीक है, तो जो यूनिट होती है म्यूटेशन की, इसे हम लोग म्यूटॉन कहते हैं। व्हेन म्यूटेशन टेक प्लेस ड्यू टू सिंगल बेस पेयर चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। अगर किसी एक पॉइंट पे म्यूटेशन होता है तो उसे हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो जो म्यूटेशन होता है दोस्तों, ये जीन म्यूटेशन होता है, क्रोमोजोम म्यूटेशन, यानी एक जीन पे जाके प्रभाव कर दे, उसके कैरेक्टर को चेंज कर दे, या फिर पूरे गुणसूत्र पे ही बदलाव कर दे। तो अगर जीन पे जाके म्यूटेशन करता है, दो टाइप के होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। वहीं क्रोमोजोमल जो म्यूटेशन होता है वो क्रोमोजोम की स्ट्रक्चरल वेरिएशन या क्रोमोजोम एब्रेशन पे जाके म्यूटेशन कर देगा, या फिर न्यूमेरिकल वेरिएशन करता है। तो जो न्यूमेरिकल वेरिएशंस करते हैं वो एनिप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी होते हैं। एनिप्लॉइडी दो ट्राइसोमी और मोनोसोमी होते हैं। इन सारी चीज का हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे कि क्या होता है। पेडिग्री एनालिसिस का खाली आप एडवांटेज पढ़ेंगे, पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, आइए इस चीज को समझ लेते हैं कि द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ ह्यूमन फैमिली इन द फॉर्म ऑफ फैमिली ट्री डायग्राम इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। कि इसमें अपने पूर्वजों की बीमारियों का अध्ययन करना ही पेडिग्री कहलाता है, और इसकी एनालिसिस पेडिग्री एनालिसिस कहलाती है। इसकी एडवांटेज क्या है कि इट हेल्प इन जेनेटिक काउंसलिंग अवॉइड डिसऑर्डर, इट शो द ओरिजिन ऑफ ट्रेट एंड फ्लो ऑफ ट्रेट इन अ फैमिली, it is important to know the possible or expressive recessive allele that can cause genetic disorder like color blindness, hemophilia, etc. ठीक है, it
इट प्रेडिक्ट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव। अगर आपके सखी संबंधियों के बीच में, जैसे मामा का लड़का बुआ के लड़की से शादी हो गया, ठीक है, या बुआ का लड़का है, मामा का लड़का है, बुआ के लड़की से शादी हो गया, यानी अगर रिलेटिव में जो शादी करते हैं, उनमें ये देखने को मिलता है कि उनमें बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट देते हैं, जो डिजीज ट्रांसमिट हो जाता है। इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेडिकल रिसर्च। इसका यूज मेडिकल रिसर्च में बहुत ज्यादा किया जाता है। ये जो कोज रिलेटिव में जो मैरिज होता है, ये हमारे हिंदू धर्म में सख्त मनाही है इसकी, कि कोज रिलेटिव में शादी नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि समान गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए, जिससे जो बीमारी होती है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है। पेडिग्री में सबसे खास बात यह है कि जो मेल को डिनोट करते हैं उसका सिंबल ये होता है, फीमेल का सिंबल ये होता है। जिनका सेक्स डिटरमिनेंट्स से स्पेसिफाइड होते हैं कि मेल है कि फीमेल, इसे किन्नर कहते हैं, उनको इस प्रकार सिंबल दिखाते हैं। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं उन्हें इससे दिखाते हैं। अगर विवाह होता है मेल और फीमेल का तो मेटिंग का सिंबल ये है। मेटिंग बिटवीन रिलेटिव कॉन्सिक्वेंस मेटिंग, यानी रिश्तेदारों में अगर शादी हो जाए तो इसको इस प्रकार से सिंबल दिखाते हैं। ये मान लो पेरेंट है, इनके बच्चे हैं, तो ये क्या दिखा रहा है कि इनका पीढ़ी जनरेशन। और पेरेंट विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, कि एक पेरेंट्स है, उनका मेल बच्चा है, तो मेल बच्चों को बीमारी है, तो इसको पूरा कलर कर दिए। 5 का मतलब क्या, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। अगर ऐसे दिखा दिए यानी 5 बच्चों को कोई बीमारी नहीं है। आइए बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है। तो दोस्तों जेनेटिक डिसऑर्डर दो टाइप्स के होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में आप कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे, हीमोफीलिया पढ़ेंगे, सिकल सेल एनीमिया पढ़ेंगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोनुरिक थैलेसीमिया। हम लोग को पढ़ना है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम, क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, पटाउल सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम पढ़ने हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर में हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया जो होता है दोस्तों, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, जिसमें पेशेंट जो होता है कंटिन्यूअस ब्लीड इवन माइनर कट बिकॉज डिफेक्ट इन ब्लड कोagulation। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी जिसे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। ये रानी विक्टोरिया के खानदान में ये बीमारी देखने को मिला था, जिसमें क्या होता है कि अगर आपके शरीर में छोटा सा भी कट लग जाए, कि आपका जैसे शरीर में ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर छोटा सा भी कट लग जाता है तो ब्लड बहने लगता है। तो हम लोग में क्या होता है नॉर्मली, कि हम लोग को अगर चोट लगता है तो हम लोग का ब्लड का थक्का जम जाता है, इससे ब्लड बहना रुक जाता है। लेकिन इसको इस टाइप की जिससे बीमारी होती है उसका ब्लड बहना बंद नहीं होता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो होती रहती है, और हो सकता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए ब्लड फ्लो होने की वजह से। ठीक है, तो जो जीन होती है हीमोफीलिया लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम पे ये होती है, इसलिए से सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। जो मोर मेल सफर फ्रॉम हीमोफीलिया बट फीमेल बिकॉज इन मेल सिंगल जीन और डिफेक्ट एबल टू एक्सप्रेस मेल हैव ओनली वन एक्स। फीमेल में कम होता है, मेल में ज्यादा होता है, क्योंकि मेल के पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम होता है। द डिफेक्टिवली प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल प्रोटीन, नॉन फंक्शनल कैस्केड प्रोटीन वन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर काम नहीं करता है। फीमेल सफर फ्रॉम दिस रीजन ओनली होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, फीमेल के अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम खराब होगा तभी वो बीमार होगी। जो क्वीन विक्टोरिया थी कैरियर थी डिजीज एंड प्रोड्यूस हीमोफिलिक ऑफस्प्रिंग, जिसके वजह से उनके जो बच्चे हुए उन्हें हीमोफीलिया जैसी बीमारी से वो ग्रसित हुए बच्चे। आइए समझते हैं सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। ये ऑटोनॉमस लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है। जैसे दोस्तों आपको बता दें कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है कि ब्लड होता है, ब्लड के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं कि ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं, 2 अल्फा चेन से और 2 बीटा चेन से। तो होता ये है कि जो बीटा चेन होते हैं उसमें ऐसे चेन होता है जिसमें 6 प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो होता ये है कि होता ये है कि 6 पोजीशन पे होता है वैलीन, और पहले वाले पोजीशन पे होता है ग्लूटामिक एसिड। तो जो ब्लड का शेप होता है वो स्फेरिकल ऐसे कॉनकेव शेप होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड जो है ये वैलीन का पोजीशन रिप्लेस कर देता है, जिसके वजह से जो ब्लड का शेप हो जाता है कुछ इस प्रकार हो जाता है, यानी हसियाकार हो जाता है, यानी सिक्केल शेप। कैसा हो जाता है, सिक्केल शेप।
तो अब दोस्तों बताओ कि अगर जैसे ये हमारा ब्लड वेसल्स है, अगर इसमें इस प्रकार का ब्लड होगा तो आसानी से बहेगा। लेकिन अगर ब्लड वेसल्स में ब्लड का शेप ऐसा हो जाए, तो बताओ किसको फ्लो होने में ज्यादा आसानी होगी, ए वाले बी या बी वाले को? बी वाले को ना। तो इसलिए इस बीमारी में क्या होता है कि ब्लड का शेप ही चेंज हो जाता है। तो जो व्यक्ति के अंदर एच बी ए और एच बी ए वाला होगा, वो नॉर्मल होगा। जिस व्यक्ति का जीनोटाइप एच बी एस और एच बी एस होगा, यानी वो डिजीज होगा, उसको उसको क्या होगा, डिजीज होगा। और जिस व्यक्ति के अंदर एच बी ए और एच बी एस होगा, इसका मतलब वो क्या होगा, कैरियर होगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए। तो ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वैलिन एट द सिक्स पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चैनल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है, HbS behave a normal hemoglobin, expand under oxygen stress and where erythroid loses their circular shape and become sickle shape. As a result, the cell cannot pass through narrow capillaries, blood capillaries coagulated by supply by to different organ. Phenylketonuria क्या होता है? It is an inborn error of metabolism and inherited autosomal recessive trait. The affected individual lacks an enzyme called phenylalanine hydroxylase that convert the amino acid phenylalanine to tyrosine in liver. कि जो हमारी लिवर होती है, उसमें फिनाइल एलिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम होता है जो कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड को फिनाइल एलिन टू टायरोसिन में। लेकिन जब इसकी कमी हो जाती है बीमारी की वजह से, ये एंजाइम म्यूटेट हो गया। जब एंजाइम ये म्यूटेट हो गया, तो हमारे बॉडी में फिनाइल एलिन की संख्या बढ़ने लगती है। और इतनी बढ़ जाती है कि जब हमारे ये हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन से जब बाहर निकलता है यूरिन, तो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन काला पड़ जाता है। ठीक है, इस बीमारी की वजह से, जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है और ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फिनाइल कीटोन थैलेसीमिया आप लोग को नहीं पढ़ना है, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ना है। इसको समझ लो कि इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इस बीमारी में क्या होता है, डिफेक्ट इन आइदर रेड या ग्रीन कलर कोन ऑफ आई, जिसे हम लोग कहते हैं रेड ग्रीन अंधापन, लाल हरा अंधापन कहते हैं। कि ऐसे व्यक्तियों को लाल और हरे रंग में पहचान नहीं हो पाते, रिजल्टिंग इन फेल्योर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोजोम, ये भी क्रोमोजोम कहाँ होता है, एक्स क्रोमोजोम हो जाता है। इसलिए मेल बेचारे क्या होते हैं, मोर डिफेक्टिव होते हैं इस बीमारी से, मोर डिफेक्टिव होते हैं टू कंपैरिजन फीमेल। इट इज ऑब्जर्व मोर इन फीमेल बिकॉज प्रेजेंस ऑफ एक्स क्रोमोजोम कंपेयर टू क्रोमोजोम ऑफ फीमेल। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, जैसे डाउन सिंड्रोम दोस्तों बात कर लें, तो ये क्या होता है, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 या ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। सिम्टम इसके क्या दिखेंगे, शॉर्ट स्टैटर्ड विथ स्मॉल राउंड हेड। ठीक है, पार्सली ओपन माउथ विथ प्रोट्रूडिंग फरो टंग। ठीक है, ओठ के बीच में कटा होगा। ठीक है, जीभ के बीच में, पाम इज ब्रॉड एंड चौड़ा होगा। कैरेस्टिक पाम क्रिएज, उसमें बहुत खुरदुरा रहेगा। स्लो मेंटल डेवलपमेंट, उनका मानसिक विकास होगा बहुत ही धीरे धीरे होगा। ठीक है, क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है कि ये प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन कैरियोटाइप 44 प्लस एक्स एक्स वाई हो जाता है। सिम्टम क्या होगा कि सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज मैस्कुलिन बट पॉजेस फेमिनिन कैरेक्टर, जिसे गायनिकोमेस्टिया कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, कि ऐसे मेल जिनमें क्या होगा कि सारा उनका बिहेवियर मेल की तरह रहेगा, लेकिन उनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, गायनिकोमेस्टिया कहते हैं, बीमारी का नाम है। पुअर बियर्ड, उसमें दाढ़ी मूछ कम होगी। ऑफ्टन वो क्या होगा, स्टाइल होगा, जिसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा फेमिनिन पीस्ड वाइज, वो बोलेगा तो लड़कियों की तरह, हेलो दोस्तों कैसे हैं। ठीक है, ऐसे बोलेगा। मैं नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं फेमिनिन गुड कैरेक्टर मेरे अंदर नहीं है। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं हम लोग टर्नर सिंड्रोम। Cause absence of one X chromosome resulting in the karyotype 44 plus X. What is the cause of symptom? तो इसमें स्ट्राइल फीमेल विथ रूडिमेंट्री ओवरीज होगा, सील्ड शेप थोरेक्स होगा, वेब नेक होगा, गर्दन धसी हुई रहेगी, पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा, शॉर्ट स्टेचर एंड स्मॉल यूट्रस, पफी फिंगर्स होंगे, छोटे छोटे फिंगर्स इसमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, टर्नर सिंड्रोम के कैरेक्टर हैं। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है दोस्तों,
वो एंड हो जाता है। और उम्मीद करते हैं कि चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और इसमें हम लोग बहुत सारे पीवाईक्यू भी करेंगे आने वाले अपकमिंग वीडियो में। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, उस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन भी करने करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक राधे राधे।